हम बात करेंगे ट्राइबल रिवोल्ट इन बिहार के बारे में। बिहार में जनजातीय विद्रोह के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए चर्चा को प्रारंभ करते हैं। सभी बातों को ध्यानपूर्वक समझते हैं कि क्या क्या टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। और ये जो आपका टॉपिक है ट्राइबल रिवोल्ट इन बिहार, ये प्रीलिम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि प्रीलिम्स में भी पूछेगा और मेंस में यहाँ से कई सारे टॉपिक बने हैं। जैसे ट्राइबल रिवोल्ट के रीजन और नेचर को लेकर के क्वेश्चन पूछा गया है, या तो संथाल रिवेलियन के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, मुंडा रिवेलियन के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये कई टॉपिक से यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये प्री प्लस मेंस का टॉपिक है। प्री में भी क्वेश्चन पूछेंगे और मेंस में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि ये एवरग्रीन टॉपिक बीपीएससी के लिए माना जाता है। अब हम बात करते हैं ट्राइबल रिवोल्ट इन बिहार के अंतर्गत सबसे पहले हम क्या क्या चर्चा करेंगे, हमें क्या क्या ध्यान रखना है, हमें कई टॉपिक के अंतर्गत पूरे टॉपिक को समझना है। तो क्या क्या ध्यान रखोगे? सबसे पहले आप याद रखोगे रीजन के बारे में कि रीजन क्या रहा है इसका, क्योंकि रीजन आपको पता होना जरूरी है। अगर रीजन पता नहीं होगा तो बात बनेगी नहीं। कारण, आखिर ट्राइबल रिवोल्ट क्यों इमर्ज हुए, क्या कारण थे ट्राइबल रिवोल्ट के इमर्ज होने का। दूसरा, मेजर रिवोल्ट, मेन मेन इंपॉर्टेंट रिवोल्ट क्या है। नेक्स्ट, पर्पस क्या था, रीजन फॉर फेलियर क्या था, इसका नेचर क्या रहा, एंड द लास्टली आउटकम क्या देखने को मिलता है। ये सारे टॉपिक के अंतर्गत, सारे टाइटल के अंतर्गत आपको अपना नोट्स को प्रिपेयर करना है। ठीक है। रेवेन्यू काउंसिल की हमने क्या बात किया था, लास्ट क्लास के अंतर्गत फॉर्मेशन ऑफ रेवेन्यू काउंसिल को डिस्कस किया था। और रेवेन्यू काउंसिल बनाने के पीछे जो स्टोरी थी, जो इंपॉर्टेंस था, वो इंपॉर्टेंस क्या था। जब बंगाल में सीवियर फेमाइन आ गया और सीवियर फेमाइन के कारण बंगाल की 1/3 पॉपुलेशन की डेथ हो गई, उसके बाद रेवेन्यू को एक तरह से मतलब मेंटेन करने के लिए, प्रॉपर करने के लिए ही लाया गया था। ठीक है। यस, ऑफ कोर्स डेट एंड ईयर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट इन द केस ऑफ ट्राइबल रिवोल्ट, क्योंकि यहाँ पे आपको डेट भी याद रखना होगा, और डेट तो नहीं लेकिन ईयर आपको याद रखना होगा। ठीक है जी, चलिए आगे बात करते हैं। क्लास का टाइम 8:10 नहीं हो गया है। मेरी नींद थोड़ी आज लेट खुल पाई, जिसकी वजह से मैं थोड़ा लेट उपस्थित हो पाया हूँ। अब मानव शरीर है, कभी कभी चीजें अपने नियमित, कह सकते हैं कि अपने फिक्स टाइम से थोड़ी बहुत अप्स एंड डाउन्स हो जाती है। चलिए समझते हैं, तो बात करते हैं कि आखिर ये ट्राइबल रिवोल्ट हुआ क्यों, ट्राइबल रिवोल्ट का बैकग्राउंड क्या रहा है। तो बैकग्राउंड की बात करते हैं। आपको एक बात पता होना चाहिए कि ब्रिटिश रूल जो इंडिया में रहा, वो एक्सप्लॉइटेटिव और डिस्क्रिमिनेटरी रूल था, है ना, ध्यान रखना, एक्सप्लॉइटेटिव और डिस्क्रिमिनेटरी रूल था। अब इस बात को समझिएगा कि जब हम बात करते हैं एक्सप्लॉइटेटिव और डिस्क्रिमिनेटरी रूल के बारे में, क्योंकि ब्रिटिशर्स इंडिया में किसके लिए काम करते थे, ब्रिटिशर्स का पर्पस क्या था, द मेन पर्पस ऑफ ब्रिटिश रूल वाज टू एक्सप्लॉइट इंडियन इकोनॉमी। ठीक है जी, वाज टू एक्सप्लॉइट इंडियन इकोनॉमी। तो इंडियन इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट करने की बात करता है, यानी कि ब्रिटिश के द्वारा इंडियन इकोनॉमी को एक प्रकार से क्या बना दिया गया था, सप्लीमेंट्री बना दिया गया था। क्या बना दिया गया था, सप्लीमेंट्री बना दिया गया था, और सप्लीमेंट्री टू ब्रिटिश इकोनॉमी, यानी इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो ब्रिटिश इकोनॉमी के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइडर बन गई और ब्रिटिश मैन्युफैक्चर गुड्स के लिए एक कंज्यूमर मार्केट के तौर पर डेवलप हो गया। इसके तौर पर कंज्यूमर मार्केट के तौर पर डेवलप हो गया। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, यानी ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए, ध्यान रखना, ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए कि द मेन पर्पस ऑफ ब्रिटिश रूल वाज टू एक्सप्लॉइट द एंड डिस्क्रिमिनेट पॉलिसी। क्या क्या था, तो एक्सप्लॉइटेटिव एंड डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी देखने को मिलता है। अब इस एक्सप्लॉइटेटिव और डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी का क्या रहा, तो इंडिया में, डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया में जो अब ओरिजिनल ग्रुप थे, अब ओरिजिनल का यहाँ मतलब समझिए ट्राइबल ग्रुप, जो भारत के मूल निवासी थे, ट्राइबल ग्रुप्स, इन ट्राइबल ग्रुप्स में असंतोष बढ़ने लगा, डिसकंटेंट बढ़ने लगा। अब डिसकंटेंट क्यों बढ़ने लगा, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड द डिससैटिस्फैक्शन ऑफ ट्राइबल्स। सो देयर वाज द मल्टीपल रीजन बिहाइंड द डिससैटिस्फैक्शन ऑफ ट्राइबल, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल रेवेन्यू पॉलिसी इंप्लीमेंट किया गया, और रेवेन्यू पॉलिसी के अंतर्गत ये जो ट्राइबल्स थे ये क्या बन गए, ये श्रॉफ पर डिपेंडेंट हो गए, महाजन पर डिपेंडेंट हो गए, और रेवेन्यू, हाई रेवेन्यू के नाम पर इनका एक्सप्लॉइटेशन बहुत ज्यादा किया जाने लगा। इसके अलावा फॉरेस्ट लॉ के माध्यम से इनका जो फॉरेस्ट पर ट्रेडिशनल राइट था, उस ट्रेडिशनल राइट को इंक्रोच कर दिया गया, ट्रेडिशनल राइट को समाप्त कर दिया गया। तो ये भी एक प्रॉब्लम था। एंड द थर्ड रीजन वाज द रिलीजियस रीजन। ये जो ब्रिटिशर्स थे वो क्रिश्चियन मिशनरी के माध्यम से क्रिश्चियनिटी को प्रोपगेट करते थे। क्या करते थे, क्रिश्चियनिटी को प्रोपगेट करते थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना कि जो ब्रिटिश रूल है वो क्या है, ब्रिटिश रूल है। तो ब्रिटिश रूल में आपको देखने को मिलेगा कि एक्सप्लॉइटेटिव एंड डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी देखने को मिलता है, और डिफरेंट एरियाज ऑफ द इंडिया था, डिफरेंट एरिया ऑफ द इंडिया था। तो अब ओरिजिनल ग्रुप्स की जब हम बात करते हैं, यानी कि ट्राइबल ग्रुप्स की जब हम बात करते हैं, तो ये ट्राइबल ग्रुप क्या था, इसमें डिसकंटेंट या डिससैटिस्फैक्शन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ने लगा, और इसके कारण वो रिवोल्ट कर दिया, रिवोल्ट कर दिया, और उसी रिवोल्ट को हम लोग ट्राइबल रिवोल्ट के नाम से जानते हैं। सो हाउ विल यू डिफाइन द ट्राइबल रिवोल्ट, यू कैन राइट अबाउट ट्राइबल रिवोल्ट कि ब्रिटिश इंप्लीमेंटेड एक्सप्लॉइटेटिव एंड डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी इन इंडिया, एंड बिकॉज ऑफ द पॉलिसी द ट्राइबल पीपल वर एक्सप्लॉइटेड, एंड देन ही डिससैटिस्फाइड विद द ब्रिटिश रूल एंड ही रिवोल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। अब यहाँ पे देखिए, तो ये तो पॉइंट क्लियर हो गया कि आखिर ये जो ट्राइबल पीपल हैं वो क्यों रिवोल्ट कर रहे हैं, रिवोल्ट करने के पीछे का रीजन क्या है। तो रिवोल्ट करने के पीछे का रीजन आप यहाँ पे समझिए, तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि जो पॉलिसीज, जो जिस तरह तरीके के रूल्स एंड पॉलिसीज इंप्लीमेंट किया गया बाय ब्रिटिश रूल के द्वारा, उसके कारण क्या हुआ, उसके कारण ट्राइबल ग्रुप्स के जो ट्रेडिशनल राइट थे वो कर्टेल हुए, ट्रेडिशनल ग्रुप के जो राइट थे वो प्रोहिबिटेड हुए, वो एक तरह से क्या हुआ, डिमिनिश किया गया, और इसके कारण वो नाराज हो गए और उन्होंने रिवोल्ट स्टार्ट कर दिया। उन्होंने क्या किया, रिवोल्ट स्टार्ट कर दिया। तो अब देखते हैं कि आखिर रीजन क्या क्या है, कारण को एक एक करके समझ लेते हैं कि क्या क्या कारण रहा ट्राइबल रिवोल्ट का। देखना है ना, हम एक आपको डायग्राम बना देते हैं और अलग अलग भी हम लोग लिख दिए हैं आपको, रीजन फॉर ट्राइबल रिवोल्ट, और ये अच्छे से प्रिपेयर करना है क्योंकि यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मेंस में पूछेगा। रीजन ऑफ ट्राइबल रिवोल्ट, ट्राइबल रिवोल्ट, तो ट्राइबल रिवोल्ट का क्या क्या रीजन रहा है।
तो सबसे पहला रीजन, जो फर्स्ट रीजन रहा ट्राइबल रिवोल्ट का, वो क्या रहा? वो रहा लैंड रेवेन्यू पॉलिसी। वो पहला क्या रहा? लैंड रेवेन्यू पॉलिसी देखने को मिलता है, लैंड रेवेन्यू पॉलिसी। ठीक है। एंड सेकंड इसी में, अब देखो लैंड रेवेन्यू पॉलिसी ने क्या किया, यूजुअली क्या था, यूजुअली अगर आप देखिए, यहां पे ध्यान देना, समझिए, है ना। देखो ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है कि पीपीटी से समझ में नहीं आता, लिख करके समझ में आता है। देखो मैं क्या बात कर रहा था, ब्रिटिश जब लैंड रेवेन्यू पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया, और किस पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया? परमानेंट सेटलमेंट को इंप्लीमेंट किया गया। बिहार, बंगाल, ओडिशा, नॉर्थ कर्नाटक, नॉर्थ बनारस एंड सम पार्ट ऑफ द कर्नाटका के रीजन में क्या इंप्लीमेंट किया गया? लैंड रेवेन्यू पॉलिसी के अंतर्गत परमानेंट सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया। इसके पहले एज सच कोई पॉलिसी तो थी नहीं, यानी जो ट्राइबल का लैंड है, वो ट्राइबल का लैंड एक ट्रेडिशनल तरीके से मैनेज किया जाता था, यानी लैंड पे सबका अधिकार माना जाता था। लैंड कोई कॉमर्शियल एंटिटी नहीं था, लैंड कोई कॉमर्शियल एंटिटी नहीं था। लैंड क्या था? लैंड बेसिकली देखने को मिलता है कि उसका पर्पस लोग अपनी जरूरत, क्योंकि जल, जंगल और जमीन, ये तीन बेसिक यूनिट होते हैं ट्राइबल पीपल के। क्या क्या? जल, जंगल और जमीन। तो इनमें से एक जमीन भी इंपॉर्टेंट है। तो जमीन पहले कॉमर्शियल एंटिटी नहीं था, उस पर ट्रेडिशनल राइट हुआ करते थे, लेकिन जब लैंड रेवेन्यू पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया गया, तो लैंड रेवेन्यू पॉलिसी ने उसका किस तरीके के प्रॉब्लम जो थे, तो कह सकते हो यहाँ पे आप, जो सिस्टम था पूरे ट्रेडिशनल लैंड सिस्टम को डिस्टर्ब कर दिया, यानी कि उसको खराब कर दिया। तो एक तो आप यहाँ पे समझ सकते हो कि लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, पहला हाई लैंड रेवेन्यू, हाई लैंड रेवेन्यू, तो लैंड रेवेन्यू बहुत ज्यादा था, और इस लैंड रेवेन्यू को पे करने के लिए उनको किस पे डिपेंडेंट होने लगा? कह सकते हो कि श्रॉफ सिस्टम डेवलप हुआ, महाजनी व्यवस्था डेवलप हुआ, यानी कि हाई लैंड रेवेन्यू ने लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ श्रॉफ सिस्टम, डेवलपमेंट ऑफ श्रॉफ सिस्टम, श्रॉफ सिस्टम। क्योंकि जब हाई रेट पे लैंड रेवेन्यू कलेक्ट किया जाने लगा, तो जब तक किसान लैंड पर रेवेन्यू पे करते रहते थे, रेंट पे करते रहते थे, तभी तक उनका राइट बना रहता था। अगर वो क्या करते, अगर वो लगान नहीं देते, अगर वो, जो आप गौर करोगे, तो रेंट पे नहीं करते, तो रेंट पेमेंट करने के बाद क्या होता? रेंट पेमेंट करने के बाद आप देखोगे कि प्रॉब्लम क्रिएट क्या होगा, कि उनको अपना रेंट पे करने के लिए लोन लेना पड़ेगा। किससे? महाजन सिस्टम से। किससे? महाजनों से लोन लेना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम हो रहा है। और दूसरा, ट्राइबल पीपल तो नोमैडिक कल्चर था उनका, वो तो कोई परमानेंट सेटलमेंट था नहीं। लेकिन व्हेन ब्रिटिशर्स इंप्लीमेंटेड परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट, तो इसके कारण क्या किया? उन ट्राइबल पीपल को परमानेंट बनाया, एक फोर्सफुली मैदानी एरिया में बसाया, सेटल किया, ताकि उनसे टाइमली रेवेन्यू यानी कि रेंट पेमेंट ले सके, लगान की राशि प्राप्त कर सके। तो आप देखोगे कि जब इसने एक सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया, इस लैंड रेवेन्यू सिस्टम ने, इसने क्या किया? डिस्ट्रॉयड ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल लैंड सिस्टम, जो परंपरागत भूमि प्रणाली थी, उसको भी क्या कर दिया? डिस्टर्ब कर दिया। तो लैंड रेवेन्यू पॉलिसी रिस्पॉन्सिबल है डिससेटिस्फैक्शन ऑफ द ट्राइबल्स के लिए। एंड सेकंड क्या है? सेकंड है लैंड एलिनिएशन, इसी से जुड़ा हुआ है, अलग नहीं है। लैंड एलिनिएशन, ये लैंड एलिनिएशन क्यों हो रहा है? क्योंकि जब तक वो लगान की राशि पे कर रहे हैं, लैंड पे रेंट पे कर रहे हैं, तब तक तो उनका अधिकार है लैंड पे। और जब वो लैंड पर अपना लगान पे करना बंद कर देते थे या नहीं कर पाते थे, तो उनको उनके ही लैंड से डिस्प्लेस कर दिया जाता था, लैंड से एलिनिएट कर दिया जाता था। सो लैंड एलिनिएशन वाज अ मेजर प्रॉब्लम अमंग द ट्राइबल पीपल। और ये प्रॉब्लम क्यों आया? ये प्रॉब्लम तो लैंड रेवेन्यू पॉलिसी के कारण ही आया, क्योंकि हाई रेट ऑफ लैंड रेवेन्यू कलेक्ट किया जा रहा है, और ये विद टाइम इंक्रीज किया जाता रहता था, रैंडमली या सडन इंक्रीज कर दिया जाता था। अब किसान इस बढ़े हुए लगान का वो पेमेंट करना मतलब पॉसिबल नहीं था उनके लिए कि वो पेमेंट कर सके। तो वैसी स्थिति में प्रॉब्लम क्रिएट होता था, और उनको उनके लैंड से क्या किया जाता था? डिस्प्लेस कर दिया जाता था, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्राइबल फ्रॉम देयर लैंड, फ्रॉम देयर लैंड। और रीजन क्या रहा? तो एक रीजन जो आपका रहा, वो रहा फॉरेस्ट लॉ, फॉरेस्ट लॉ। अब ये फॉरेस्ट लॉ कैसे प्रॉब्लम रहा? क्योंकि फॉरेस्ट लॉ के माध्यम से जो फॉरेस्ट के ऊपर ट्रेडिशनल राइट था, फॉरेस्ट के ऊपर ट्रेडिशनल राइट था, उस ट्रेडिशनल राइट को समाप्त कर दिया। श्रॉफ सिस्टम का मतलब होता है महाजनी व्यवस्था, और महाजन कौन होते हैं? श्रॉफ कौन होते हैं? जो लोन देने का काम करते थे, और वो लोन हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर पे करते थे। देखो, एक तो जो फार्मर्स है, जो ट्राइबल फार्मर्स हैं, वो अपने रेवेन्यू को पेमेंट करने के लिए लोन ले रहा है, और लोन कौन दे रहा है? श्रॉफ दे रहा है। किस रेट पर दे रहा है? तो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर दे रहा है। अब इतना ज्यादा प्रोडक्शन हो नहीं रहा कि वो अपने रेंट पे करे या तो लोन रीपे करे, और इसके वो क्या होता था कि लोन के वीसीएस साइकिल में फंस जाता था। वीसीएस साइकिल, अब लोन चुकाने के लिए लोन ले रहा है, और बार बार लोन चुकाने के लिए लोन ले रहा है, तो एक प्रकार का वीसीएस साइकिल क्रिएट हो गया, एक वीसीएस बवंडर क्रिएट हो गया। और जब बीसीएस बवंडर क्रिएट हो गया, तो अब इसका प्रॉब्लम समझिए। इस बीसीएस बवंडर का जो प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा सबसे बड़ा, कि ये जो श्रॉफ होते थे, एक समय के बाद उनको उनके जमीन से डिस्प्लेस कर देते थे, उनको उनके जमीन से डिस्प्लेस कर देते थे। तो इसीलिए लाया, फिर फॉरेस्ट लॉ लाया, और फॉरेस्ट लॉ के माध्यम से जो ट्राइबल पीपल का ट्रेडिशनल राइट था फॉरेस्ट पर, वो समाप्त कर दिया गया। और जल, जंगल और जमीन, ये तो ट्राइबल्स के बेसिक राइट है, लेकिन एक तो जो लैंड वाला राइट भी कर्टेल हो गया, और फॉरेस्ट वाला भी राइट कर्टेल हो गया, जंगल वाला भी कर्टेल हो गया। तो फॉरेस्ट लॉ के माध्यम से उनका जो ट्रेडिशनल राइट था ओवर फॉरेस्ट, उसको क्या कर दिया गया? प्रोहिबिट कर दिया गया, यानी कि समाप्त कर दिया गया। प्रोहिबिटेड ट्रेडिशनल राइट्स ऑफ ट्राइबल ओवर फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट ऊपर अधिकार थे, वो भी समाप्त कर दिया। एंड जो फोर्थ रीजन है ना, फोर्थ रीजन, एक और रीजन आप यहाँ पे लिख सकते हो अलग से, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन क्या था? कि जो प्रशासन तंत्र बनाया गया, जैसे पुलिस बनाया गया, जैसे कोर्ट बनाया गया, है ना, पुलिस बनाया गया,
जुडिशियल सिस्टम बनाया गया। तो ये पुलिस और कोर्ट जो है यहाँ पे ट्राइबल का नहीं सुना जा रहा है, यहाँ पे पैसे वाले लोगों को सुना जा रहा है, यानी कि लैंडलॉर्ड को सुना जा रहा था। किसको सुना जा रहा था? लैंडलॉर्ड को सुना जा रहा था। और जो श्रॉफ है उसी का सुना जा रहा है, क्योंकि वो ब्रिटिशर्स को हेल्प कर रहे हैं, इसलिए उनको ही सुना जा रहा है। ठीक है ना? हाँ, आप मेंस आंसर राइटिंग में जल जंगल जमीन को इंग्लिश वर्ड में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पुलिस कोर्ट, तो ये भी किसके फेवर में काम करता था? ये भी श्रॉफ और जो आपके, जिसको हम लोग कहते हैं आप जमींदार, लैंडलॉर्ड, उसी के फेवर में काम करता था। तो ये भी प्रॉब्लमेटिक था कि ये भी जनता के लिए काम नहीं कर रहा है, ट्राइबल के लिए काम नहीं कर रहा है। एंड द फोर्थ रीजन, जो आपको जो फिफ्थ रीजन है, वो है रिलीजियस एंड सोशल। सोशल, और सोशल में पॉलिसी क्या थी? तो सोशल में पॉलिसी ऑफ रेसिज्म था, पॉलिसी ऑफ रेसिज्म, जिसको व्हाइट सुप्रीमेसी कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? व्हाइट सुप्रीमेसी कहते हैं। और व्हाइट सुप्रीमेसी का मतलब होता है कि व्हाइट जो रेस है वो सुप्रीम रेस है। व्हाइट रेस क्या है? सुप्रीमेसी। व्हाइट रेस, व्हाइट रेस क्या है? व्हाइट रेस जो है वो सुप्रीम है। और रिलीजियस में क्या था कि प्रोपगेशन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी थ्रू क्रिश्चियन मिशनरी, थ्रू मिशनरी एक्टिविटी। तो इससे भी जो ट्राइबल पीपल को लगने लगा कि उनकी जो अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी है, उनका जो अपना पहचान है, उस पहचान को क्या कर रहा है? ये नुकसान पहुंचा रहा है। क्या कर रहा है? ये नुकसान पहुंचा रहा है। तो आप यहां पे देख सकते हो कि जो क्रिश्चियनिटी को प्रोपगेट किया जा रहा है, ये भी इससे ट्राइबल को लगने लगा कि उनकी जो एक्चुअल, जो एक तरह से उनकी आइडेंटिटी है, जो ओरिजिनल आइडेंटिटी है, वो ओरिजिनल आइडेंटिटी क्या हो जाएगी? डिस्टर्ब हो जाएगी। तो ये कई सारे मल्टीपल रीजन रहे जिसकी वजह से ट्राइबल्स ने रिवोल्ट कर दिया। और जितने भी ट्राइबल रिवोल्ट पढ़ोगे, उन सभी ट्राइबल रिवोल्ट के पीछे जो रीजन रहा है वो यही रहा है। हाँ, कह सकते हो कि जिसको हम लोग कहते हैं टेम्पररी रीजन या इमीडिएट रीजन, सबका थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट रहा है। इमीडिएट रीजन सबका अलग अलग रहेगा, लेकिन जो ओवरऑल रीजन रहा ट्राइबल रिवोल्ट का, वो यही रहा। सो होप सो कि आपको ये बातें समझ में आ गई हैं। हैव यू गॉट इट? अब समझ में आया कि रीजन क्या क्या थे ट्राइबल रिवोल्ट के। और यही सारी बातें मैंने यहाँ पे भी अलग अलग लिख रखा है कि लैंड एलिनेशन। लैंड एलिनेशन का प्रॉब्लम क्यों आया? क्योंकि जो ट्राइबल कम्युनिटी थे, इन्होंने लैंड डिस्पोजेशन फेस किया, इंक्रोचमेंट फेस किया बाय कॉलोनियल पावर और लैंडलॉर्ड, और जिसके कारण जो उनकी ट्रेडिशनल टेरिटरीज थी, जो ट्रेडिशनल लाइवलीहुड था, वो समाप्त हो गया। इवन कि ब्रिटिश ने फॉरेस्ट को स्टेट प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया। और जब ब्रिटिशर्स ने फॉरेस्ट को स्टेट प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया, तो फॉरेस्ट के ऊपर ट्राइबल्स के राइट को समाप्त कर दिया गया। और ट्राइबल की पूरी लाइफ किस पे डिपेंड करती थी? फॉरेस्ट पर डिपेंड करती थी। और जब फॉरेस्ट के प्रोड्यूस को यूज करने से ट्राइबल को मना कर दिया, तब उनकी जो लाइफ है वो तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गई। उनके तो अधिकारी समाप्त हो गए। एक्सप्लॉइटेटिव लैंड रेवेन्यू सिस्टम, जिसके अंतर्गत कभी भी बहुत ज्यादा क्या किया जाता था? लैंड रेवेन्यू को बढ़ा दिया जाता था। फिर है फॉरेस्ट पॉलिसी। आपने देखा कि फॉरेस्ट पॉलिसी के माध्यम से उनके राइट को कर्टेल कर दिया गया, फॉरेस्ट को स्टेट का पार्ट डिक्लेयर कर दिया गया। इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरमीडियरीज। इंटरमीडियरीज के तौर पर दो लोग हैं। एक तो लोग हैं जिसका नाम है लैंडलॉर्ड, और दूसरा का नाम है श्रॉफ। तो ट्रेडर और मनी लेंडर, ट्रेडर्स और दूसरे कौन है? मनी लेंडर्स। अब आपने दोनों का देखा, दोनों के द्वारा एक्सप्लॉइटेशन किया जा रहा है। ट्रेडर्स किस प्रकार का एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है? ये बाहरी लोग हैं, आउटसाइडर हैं। इनको दीकू कहा जाता था। आउटसाइडर को दीकू के नाम से जानते थे। और ये करते क्या थे? ये इनका काम था एक्सप्लॉइटेशन करना। ट्रेडर्स के माध्यम से, श्रॉफ के माध्यम से, मनी लेंडर के माध्यम से इन लोगों ने ट्राइबल का बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन किया। और इवन ये जो पुलिस ऑफिसर थे वो भी ऑपरेट करते थे, वो भी सप्रेस करते थे ट्राइबल्स को। और किनके फेवर में काम करते थे? तो दीकू यानी कि ट्रेडर्स और मनी लेंडर के फेवर में काम करते थे। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जो इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरमीडिएट था, उसने भी प्रॉब्लम क्रिएट किया। वो भी समस्या एक देखने को मिलता है। इसके बाद आप देखिए कि कल्चरल सेपरेशन रहा, जो कि मैंने आपको डिस्कस किया कि जब उनके रीजन में क्या लाया गया। ये जो ब्रिटिशर्स थे, उसने क्रिश्चियन मिशनरीज के माध्यम से क्रिश्चियनिटी को प्रोपगेट किया। और चूंकि ट्राइबल पीपल गरीब लोग थे, तो इनको ग्रीड के द्वारा या थ्रेट करके, डरा धमका करके या लालच के द्वारा इनका रिलीजन चेंज करवाया गया। इनकी जो रिलीजियस आइडेंटिटी है उसको चेंज करवाया गया। तो विद टाइम ट्राइबल पीपल को ये लगने लगा कि ऐसे तो उनकी जो अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी है, जो उनका ओरिजिनल आइडेंटिटी है, वो क्या हो जाएगा? वो तो विद टाइम डिसिपेट हो जाएगा, वो तो डिमिनिश हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो उनको लगने लगा कि ये तो उनके कल्चर और बिलीफ सिस्टम को क्या कर रहा है? डिस्टर्ब कर रहा है। और इसलिए वो नाराज हुए। अब यहां पे समझिए कि पर्पस क्या था, ट्राइबल रिवोल्ट का पर्पस क्या था, किस उद्देश्य से ट्राइबल जो पीपल थे वो क्या कर रहे थे? रिवोल्ट कर रहे थे। क्या रीजन था? तो रीजन आप देखिए, पहला रीजन आप यहां समझ सकते हैं, सोशल एंड रिलीजियस प्यूरिफिकेशन। सोशल एंड रिलीजियस प्यूरिफिकेशन। अब ये क्या है? अब इसको देखिए, सोशल एंड रिलीजियस प्यूरिफिकेशन का मतलब क्या है? इसका पॉइंट समझिए। क्योंकि बाहरी लोग जब आए तब इनका एक तो सोशल एक्सप्लॉइटेशन हुआ, और दूसरा इनका रिलीजियस एक्सप्लॉइटेशन हुआ। इनको धर्म चेंज करवाया जा रहा था, इनकी जो अपनी ट्रेडिशनल सिस्टम थी उसको चेंज कर रहा था। तो इन्होंने क्या सोचा? इनका पर्पस था कि हम अपनी जो पुरानी सिस्टम थी, जो हमारी मतलब कह सकते हो कि ओल्ड सिस्टम था, जो ट्रेडिशनल सिस्टम था, उसको रीस्टैब्लिश करेंगे। तो सोशल और रिलीजियस प्यूरिफिकेशन करेंगे। क्या करेंगे? प्यूरिफिकेशन करेंगे। और दूसरा था कि फ्रीडम फ्रॉम द कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन। फ्रीडम फ्रॉम कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन। कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन, तो ये भी देखने को मिलता है कि कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन से आजादी चाहते थे। क्या चाहते थे? कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन से आजादी चाहते थे। तो ये एक बात समझना है कि जो कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन है उससे आजाद होना चाहते थे, यानी ब्रिटिश रूल को एंड करना चाहते थे, ब्रिटिश रूल को समाप्त करना चाहते थे अपने एरिया में। तो आप यहाँ पे ये भी कह सकते हो कि फ्रीडम फ्रॉम कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन का मतलब, यानी कि आप ये कह सकते हो कि एंड ऑफ ब्रिटिश रूल इन देयर एरिया। एंड ऑफ ब्रिटिश रूल इन देयर एरिया। हमेशा तो ये चीजें नहीं देखने को मिली, लेकिन हाँ, ये जरूर देखने को मिला कि कई बार ये पता चला कि वो ब्रिटिश रूल को समाप्त करना चाहते हैं और अपनी जो पुरानी सिस्टम है उसको रीस्टैब्लिश करना चाहते हैं। एंड ऑफ ब्रिटिश रूल इन देयर एरिया एंड एस्टैब्लिश देयर ऑन ट्रेडिशनल सिस्टम। एस्टैब्लिश देयर ऑन ट्रेडिशनल सिस्टम।
एस्टैब्लिश देयर ऑन ट्रेडिशनल सिस्टम। तो ये भी हमें बात याद रखना है कि वो अपने जो ट्रेडिशनल सिस्टम है उसको वो लाना चाहते हैं, क्या लाना चाहते हैं, उसकी जो अपनी ट्रेडिशनल सिस्टम है उसको वो मेंटेन करना चाहते हैं, उसको वो लाना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है सोशल एंड रिलीजियस प्यूरिफिकेशन, और साथ ही साथ क्या था, अचीविंग फ्रीडम फ्रॉम द कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन। ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आया। बिरसा मुंडा ने क्रिश्चियनिटी में चेंज नहीं किए थे। बिरसा मुंडा जो है वो लोग चेंज कर रहे थे तो उसी के अगेंस्ट में तो वो रिवोल्ट करते हैं कि नहीं, हमें अपने सिस्टम को मेंटेन करना है। और बिरसा मुंडा ने लोगों को कहा भी कि आप एक देवता मोनोथीजम यानी कि सिंह बोगा में बिलीव कीजिए। तो उनके आज भी बड़े फेमस जो गॉड है, अगर आपको कभी छोटा नागपुर के एरिया जाने का मौका मिलेगा, संथाल परगना का एरिया जाने का मौका मिलेगा, तो वहाँ पे जिस गॉड की वर्शिप की जाती है वो सिंह बोगा है, जो बड़े फेमस गॉड है, उनके जो ट्राइबल गॉड के तौर पर जाने जाते हैं। तो ये उनका पर्पस था, पर्पस ऑफ विद्रोह। तो पॉइंट क्लियर है कि पर्पस क्या था, वो क्या चाहते थे ब्रिटिशर्स, आखिर ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे, आखिर ट्राइबल पीपल के द्वारा क्यों रिवोल्ट किया गया था, रिवोल्ट करने के पीछे रीजन क्या था। तो पहला रीजन क्या था, सोशल एंड रिलीजियस प्यूरिफिकेशन। सेकंड क्या था, फ्रीडम फ्रॉम द कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन। एंड थर्ड था, इन ऑफ ब्रिटिश रूल इन देयर एरिया एंड एस्टैब्लिश देयर ऑन ट्रेडिशनल सिस्टम। वो अपनी पुरानी परंपरागत सिस्टम को ही एस्टैब्लिश करना चाहते थे। अब एक बड़ा सवाल आता है कि आखिर इतना इंपॉर्टेंट ट्राइबल रिवोल्ट रहा, ये फेल क्यों किया गया, यानी व्हाट वर द रीजन ऑफ फेलियर, फेल होने के कारण क्या थे, फेल होने के जो कारण थे वो क्या थे। तो पहला कारण आपको देखने को मिलेगा कि जितने भी जो मेजर ऑफ ट्राइबल रिवोल्ट स्टार्ट हुए विद इमीडिएट काउज स्टार्ट हुए। तो इमीडिएट काउज की वजह से स्टार्ट होते हैं। तो इमीडिएट कॉज क्या था, इमीडिएट कॉज की अगर हम बात करें, ध्यान देना, इमीडिएट कॉज की अगर हम बात करें तो जैसे अब मान लीजिए कि लैंड रेवेन्यू अचानक से बढ़ा दिया गया। अब जैसे लैंड रेवेन्यू बढ़ाया गया, ट्राइबल पीपल ने रिवोल्ट कर दिया। तो वहां पे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती थी कि प्लानिंग नहीं था। और कोई भी रिवोल्ट रेवोल्यूशन तभी बनता है जब उसमें प्रॉपर प्लानिंग होती थी। आप 1857 के रिवोल्ट को भी पढ़िएगा और 1857 के रिवोल्ट में आप देखिएगा कि आपको वहां पे क्लियरली पता चलेगा कि वहां भी लैक ऑफ प्रॉपर प्लानिंग था। और प्लानिंग के कारण रिवोल्ट डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पर स्टार्ट हुए और ब्रिटिशर्स को इजी हुआ उसे सप्रेस करने के लिए। अगर पूरे इंडिया में रिवोल्ट एक बार स्टार्ट होता तो ब्रिटिशर्स इतने स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नहीं थे कि वो रिवोल्ट को सप्रेस कर पाते, उनको भारत छोड़कर जाना पड़ता। बट प्रॉब्लम क्या था कि प्रॉपर प्लानिंग नहीं था। तो एक सबसे बड़ा कारण था फेल होने का, लैक ऑफ प्रॉपर प्लानिंग। ध्यान रखना, लैक ऑफ प्रॉपर प्लानिंग देखने को मिलता है। बिल्कुल, जो ट्राइबल रिवोल्ट का चैप्टर है ना, ये आपके मेंस में आएगा और यहां से 38 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिस्कस द रीजन एंड फेल्यूर ऑफ द ट्राइबल रिवोल्ट एंड आल्सो डिस्कस नेचर ऑफ द रिवोल्ट। और या तो पूछा जा सकता है संथाल रिवेलियन के बारे में, या तो पूछा जा सकता है आपसे मुंडा रिवेलियन के बारे में। तो सबका रीजन वही आ जाएगा। जो रीजन मैंने एक बार लिखा वो सारे लोगों के लिए, सारे रिवोल्ट के लिए रीजन है। दूसरा जो फेल्यूर का रीजन है वो भी सारे रिवोल्ट के लिए ही देखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि अलग अलग रिवोल्ट के लिए अलग अलग से पढ़ना है, नहीं, अलग अलग रिवोल्ट के लिए अलग अलग तरीके से इसको प्रिपेयर नहीं करना है। जब 38 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको 400 मिनिमम 400 वर्ड में देना है। 400 से 450 रेंज के वर्ड होना चाहिए। तो पहला प्रॉब्लम क्या है, लैक ऑफ प्रॉपर प्लानिंग। तो प्लानिंग इनके पास नहीं था और इसी वजह से ये कहते हैं बहुत इफेक्टिवली रिवोल्ट नहीं कर पाए, बहुत ही इफेक्टिवली अपोज नहीं कर पाए। दूसरा था लैक ऑफ यूनिटी एंड ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म, बिकॉज एट दैट टाइम देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म। उस समय नेशनलिज्म जैसा कुछ भी नहीं था, है ना, ध्यान रखना, उस समय नेशनलिज्म जैसा ऐसा कुछ भी नहीं था। तो वहां पे चीजें क्या देखने को मिलती हैं कि यूनिटी मिसिंग है। अब जब यूनिफाइड नहीं होंगे तो आप इफेक्टिवली रिवेल नहीं कर पाएंगे। जब इफेक्टिवली रिवेल नहीं करेंगे तो आपको सप्रेस करना तो आसान हो जाएगा। तो यही एक प्रॉब्लम था, लैक ऑफ यूनिटी एंड ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म। ये कोई ऑर्गेनाइज फॉर्म में नहीं था। जैसे अगर आप देखो संथाल रिवेलियन का, तो संथाल रिवेलियन जो स्टार्ट हुआ वो 1855 और 1856 में हुआ। 1855 में स्टार्ट हुआ और एक साल के भीतर भीतर 1856 में उसको सप्रेस कर दिया गया। क्यों सप्रेस किया गया, तो इसलिए सप्रेस कर दिया गया क्योंकि उसका रीजन ही वैसा था, जो एक बहुत ही इफेक्टिव देखने को मिलता है, जो बहुत ही कंसोलिडेटेड देखने को मिलता है, एज सच वैसा था नहीं, एज सच वैसा था नहीं। तो उसके बाद देखिए अब्सेंस ऑफ क्वालिफाइड लीडरशिप, ये भी एक प्रॉब्लम है कि क्वालिफाइड लीडरशिप नहीं है। ब्रिटिशर्स के पास प्रॉपर कमांडर हैं, ब्रिटिशर्स के पास मेजर हैं, बट इंडियन पीपल के पास जो ट्राइबल रिवोल्टर्स हैं उनके पास कोई क्वालिफाइड लीडरशिप नहीं है जो रिवोल्ट को ऑर्गेनाइज फॉर्म में लीड कर सके। इनका वेपन भी कैसा था, कन्वेंशनल वेपन। और ब्रिटिशर्स का वेपन कैसे थे, मॉडर्न वेपन। तो कन्वेंशनल वेपन लाइक द बो एंड एरो, इनसे बंदूक से लड़ना पॉसिबल था क्या, इनसे बंदूक से लड़ना पॉसिबल नहीं था। तो ये भी तो एक प्रॉब्लम था। तो कन्वेंशनल वेपन देखने को मिलता है। और साथ ही साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम था द एग्जिस्टेंस ऑफ सुपरस्टिशन एंड मसीहा आउटलुक। अब ये मसीहा आउटलुक क्या होता है, क्योंकि ट्राइबल लोगों को लगता था कि ईश्वर जो है किसी मसीहा को भेजेगा उनकी समस्या को दूर करने के लिए, वो खुद से ऐसा नहीं करेंगे, मसीहा आएगा। और होता क्या था कि चलो मसीहा आगे आया, मसीहा ने लोगों को लीड किया, लेकिन जब मसीहा को अरेस्ट कर लिया गया या मसीहा को एलिमिनेट कर दिया गया तो अपने आप ही क्या होते थे कि ये लोग डिस्पर्स हो जाते थे। क्या डिस्पर्स क्यों हो जाते थे, क्योंकि इनको लगता था कि देखो हमारा तो देवता का जो दूध था वही समाप्त हो गया। तो ये भी प्रॉब्लम इनके था कि एग्जिस्टेंस ऑफ सुपरस्टिशन एंड मसीहा आउटलुक, ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा रिवोल्ट के फेल होने में, रिवोल्ट के फेल होने में। तो आप ये इसी में आ जाएगा, लैक ऑफ यूनिटी एंड ऑर्गेनाइज फॉर्म में लैक ऑफ कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन, इसी का पार्ट है। तो ये रीजन रहे जिसकी वजह से ये ट्राइबल रिवोल्ट क्या हुआ, फेल कर गया। ट्राइबल रिवोल्ट क्या हुआ, फेल कर गया। अब नेचर बात कर लेते हैं कि इस रिवोल्ट का नेचर क्या रहा। आपको नेचर को लेकर के भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेचर, तो क्या क्या नेचर देखने को मिलता है, आप नेचर को देखिए। पहला है कि ये इथनिक रिवेलियन है। पहला क्या है, ये इथनिक रिवेलियन है। इथनिक का मतलब ट्राइबल रिवेलियन है। इथनिक रिवेलियन है, ट्राइबल रिवेलियन है, और ये छोटे से एरिया के लिए है, ये बहुत बड़े एरिया में देखने को नहीं मिलता है ना। तो आप यहाँ पे देखिए इथनिक रिवेलियन है यानी कि लिमिटेड टू अ स्मॉल एरिया, लिमिटेड एक्सपेंशन है इसका, लिमिटेड एक्सपेंशन है। ये बहुत ज्यादा दूर नहीं जा रहा है, ये थोड़े से एरिया में ही कन्फाइंड है, बहुत बड़े एरिया में नहीं जा रहा। दूसरा, कुछ मूवमेंट ऐसे भी देखने को मिलते हैं जिसमें आप कह सकते हो कि ऑर्गेनाइजेशन भी देखने को मिलता है, वेल ऑर्गेनाइज भी देखने को मिलता है। बहुत जगह पे तो नहीं देखने को मिलता है, लेकिन कुछ मूवमेंट में ऐसा देखने को मिलता है। तो आप कह सकते हो कि वेल ऑर्गेनाइज मूवमेंट भी है कुछ मूवमेंट, जैसे
फॉर एग्जाम्पल आप मुंडा रेवेलियन को देख सकते हो। बिरसा मुंडा ने इस रेवेलियन को किया, तो मुंडा रेवेलियन क्या है, ये ऑर्गेनाइज था। मुंडा रेवेलियन इवन की जो ताना भगत मूवमेंट है, ताना भगत मूवमेंट है, ये भी आपको क्या मिलेगा, ऑर्गेनाइज मिलेगा। तो कुछ मूवमेंट ऑर्गेनाइज हैं, लेकिन ऑल मूवमेंट्स वर नॉट ऑर्गेनाइज्ड, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही था लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का। तीसरा, थर्ड नेचर आप देखिए, तो थर्ड नेचर है कि आर्म्ड रेवेलियन है, यानी कि हथियारों के बल पर किया गया पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं है, आर्म्ड रेवेलियन है। लेकिन एक्सेप्शन आपको ताना भगत मूवमेंट देखने को मिलेगा। ताना भगत मूवमेंट जो है वो गांधीवादी पैटर्न पर किया गया था, किस पैटर्न पे, गांधीवादी पैटर्न पर किया गया था, एक्सेप्ट ताना भगत। एक्सेप्ट ताना भगत मूवमेंट, क्योंकि ताना भगत मूवमेंट क्या था, ताना भगत मूवमेंट को अगर हम देखें, ध्यान देना, अगर हम ताना भगत मूवमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे एक बात पता चलेगा आपको कि आर्म्ड रेवेलियन में ताना भगत मूवमेंट, और ताना भगत मूवमेंट में क्या पता चलेगा, ताना भगत मूवमेंट में ये गांधीवादी पैटर्न पर चलाया गया मूवमेंट है, किस पैटर्न पे, गांधीवादी मूवमेंट पर चलाया गया एक मूवमेंट है। इसके बाद फोर्थ नंबर क्या होता है, तो फोर्थ नंबर आप देखो तो मसियानिक पर्सपेक्टिव देखने को मिलता है। मेसियानिक पर्सपेक्टिव, मसीहावादी दृष्टिकोण, मेसियानिक पर्सपेक्टिव, मसीहावादी दृष्टिकोण देखने को मिलता है। तो ये भी चीजें आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको मेसियानिक पर्सपेक्टिव यानी कि मसीहावादी दृष्टिकोण देखने को मिलता है। ये पॉइंट क्लियर हुआ कि क्या क्या रीजन थे, क्या क्या स्पेसिफिकेशन था, इथनिक रेवेलियन, वेल ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट, आर्म्ड रेवेलियन एंड द मेसियानिक पर्सपेक्टिव, ये सारी चीजें आपको क्लियर यहाँ पे होना चाहिए। तो ये तो नेचर ऑफ रेवेलियन है, क्या है, नेचर ऑफ रेवेलियन है। और मेसियानिक पर्सपेक्टिव क्यों, आप एग्जांपल देख सकते हो, मुंडा रेवेलियन, बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा के फॉलोअर उनको धरती आबा कह के बुलाते हैं, क्योंकि ईश्वर पुत्र कहते हैं। क्यों ऐसा कहते हैं, ऐसा इसलिए कहा जाता है, ये लोग मानते थे कि जो गॉड जो है किसी को भेजेंगे और गॉड हमारे दुखों को दूर करने के लिए किसी को भेजेंगे। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि दुखों को दूर करने के लिए भेजेंगे, यानी कि एक कोई फेमस पर्सन आएगा, एक गॉड का मैसेंजर आएगा और वो हमें दुखों से निजात दिलाएगा। तो एक सुपरस्टिशियस थाउट है, सुपरस्टिशियस थाउट है, मेसियानिक पर्सपेक्टिव देखने को मिलता है, जिसको मसीहावादी दृष्टिकोण के नाम से हम जानते हैं, मसीहावादी दृष्टिकोण। तो ये नेचर ऑफ रेवेलियंस है। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है कि इसका रिजल्ट और सिग्निफिकेंस क्या रहा, ट्राइबल रिवोल्ट का रिजल्ट और सिग्निफिकेंस क्या रहा। अब पहली बात है कि क्या ये रिवोल्ट जो है वो अपने टारगेट को, अपने गोल को, अपने एम को अचीव कर पाया, उत्तर है नहीं, ये अपने टारगेट, गोल और एम को अचीव नहीं कर पाया। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है, यानी एस्टैब्लिशिंग अ लेकिन एक बात क्या किया, इसने लोगों में विद्रोही प्रवृत्ति को जगा दिया, जो कहते हैं कि रेवेलियन टेंडेंसी को बढ़ा दिया। इसके पहले ये रेवेलियन नहीं करते थे, लेकिन इसकी वजह से क्या हुआ कि इनमें रेवेलियन टेंडेंसी आ गई, इनमें क्या गई, रेवेलियन टेंडेंसी आ गई। देखो मैंने क्या कहा कि कुछ रिवोल्ट जो है वो वेल ऑर्गेनाइज देखने को मिलते हैं, सारे रिवोल्ट वेल ऑर्गेनाइज देखने को नहीं मिलते हैं, मोस्ट ऑफ द मूवमेंट वर द अनऑर्गेनाइज मूवमेंट। बट मैंने क्या लिखा कि एग्जांपल जो है मुंडा रिवेलियन, ताना भगत मूवमेंट, ये कुछ मूवमेंट है जो वेल ऑर्गेनाइज है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस मूवमेंट ऑल ट्राइबल मूवमेंट आर द अनऑर्गेनाइज मूवमेंट, उसमें ऑर्गेनाइजेशन की कमी देखने को मिलता है, लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। फिर आपको मैंने बताया कि लिमिटेड एक्सपेंशन था, लिमिटेड एक्सपेंशन, और बहुत सारे जो रिवोल्ट हैं वो इमीडिएट कॉज की वजह से शुरू हो रहे हैं। इमीडिएट कॉज जैसे, इमीडिएट कॉज का मतलब हुआ कि अचानक से जो लैंडलॉर्ड है उसने लैंड का रेट बढ़ा दिया, यानी कि जो लैंड रेंट है जिसको आप कह सकते हो रेवेन्यू, वो बढ़ा दिया। तो जैसे लैंड रेवेन्यू बढ़ा दिया तो अब इन ट्राइबल फार्मर्स के द्वारा क्या कर दिया गया, रिवोल्ट कर दिया गया। तो ये एक चीज देखने को मिलती है। तो इमीडिएटली इमीडिएट कॉज की वजह से स्टार्ट होता था। लॉन्ग टर्म जो आपको देखने को मिलेगा ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लिमिटेड एक्सपेंशन और स्टार्ट्स विद इमीडिएट कॉज, इमीडिएट कॉज। तो इमीडिएट कॉज की वजह से ये स्टार्ट होता था। तो पहला आपने क्या देखा, है ना, पहला आपने क्या देखा, एस्टैब्लिशिंग अ ट्रेडिशन ऑफ ट्रेडिशनल एंड लोकल रेवेलियन, लोकल रेवेलियन। वैसे तो इसने एक अच्छी बात ये की कि लोगों में विद्रोह की प्रवृत्ति का विकास कर दिया, ब्रिटिश के अगेंस्ट लोग खड़ा होना शुरू हो गए, लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट में, श्रॉफ के अगेंस्ट में खड़ा होना शुरू हो गए। साथ ही साथ लोगों में यूनिटी और ऑर्गेनाइजेशनल टेंडेंसी का भी विकास हुआ। लोगों में क्या हुआ, यूनिटी एंड ऑर्गेनाइजेशनल टेंडेंसी का भी विकास हुआ। समय के साथ ट्राइबल्स को रियलाइज हुआ कि जब तक हम आपस में इकट्ठे नहीं होंगे, जब तक आपस में यूनाइट नहीं होंगे, तब तक हम ब्रिटिशर्स को डिफीट नहीं कर सकते हैं, अपने राइट्स को प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए हमको इकट्ठे होकर लड़ना होगा। और ये एक तरह से कॉलोनियल पावर के अगेंस्ट में एक्सप्रेशन भी देखने को मिलता है। और आगे चल करके फ्यूचर के नेशनल मूवमेंट पर भी इसका इंपैक्ट पड़ा। लोगों में एक तरह से देखा जाए तो उनमें भी एक क्या कह सकते हैं, चीजें उनमें देखने को मिलती है कि वहां पे चीजें आ रही हैं। नहीं, प्लानर थोड़ा सा एक्सीड होगा, आपका 26 अप्रैल तक तो कंप्लीट नहीं होगा, थोड़ा सा ये एक्सीड होगा क्लास और थोड़ा आगे जाएगा। तो पहला क्या है, एस्टैब्लिशिंग अ ट्रेडिशन ऑफ ट्रेडिशनल एंड लोकल रेवेलियन। फिर आप देख सकते हो डेवलपमेंट ऑफ यूनिटी एंड ऑर्गेनाइजेशनल टेंडेंसी अमंग द ट्राइब्स, एक्सप्रेशन ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट कॉलोनियल पावर। और सबसे बड़ी बात है कि फ्यूचर के इंडियन नेशनल मूवमेंट को भी इंस्पायर करने का काम किया, जो आगे चलकर के मूवमेंट स्टार्ट होता है 1857 का मूवमेंट, वहां भी देखने को मिलता है। तो ये इसके सिग्निफिकेंस थे। ठीक है, आर्म्ड इंसर्जेंसी का मतलब होता है आर्म्ड रेवेलियन, यानी कि ये वायलेंट मूवमेंट था, है ना। यहाँ पे क्या क्या याद रखोगे कि यहाँ पे जो है ना आर्म्ड रेवेलियन हमने लिखा है, तो ये वायलेंट मूवमेंट था, ये शांतिपूर्वक मूवमेंट नहीं था, हथियारों के बल पर लोगों ने लड़ाई किया। तो ये वायलेंट मूवमेंट है, क्या है, वायलेंट मूवमेंट है। ठीक है, चलिए, तो ये तो आपने पढ़ा कि मूवमेंट का रिजल्ट क्या रहा, सिग्निफिकेंस क्या रहा, रीजन क्या रहा, नेचर क्या रहा, इनके बारे में। यस ऑफ कोर्स, है ना, इन फ्यूचर इट गिव द स्पिरिट टू द फ्रीडम स्ट्रगल। तो फ्रीडम स्ट्रगल में जो जुझारू प्रवृत्ति है, जो बहुत ही कह सकते हो आपकी बराबरी के साथ लड़ने की जो टेंडेंसी डेवलप हुई, वो कहां से इंस्पायर्ड हुए लोग, तो ट्राइबल रिवोल्ट से इंस्पायर्ड हुए थे। अब एक एक करके सभी रिवोल्ट की चर्चा करते हैं। एक, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 1857 के रिवोल्ट के लिए एक आधार देने का काम किया था, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट किया ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट में, और ये भविष्य के फ्यूचर के पीजेंट और ट्राइबल मूवमेंट के लिए इंस्पिरेशन का भी काम किया। यस, ऑफ कोर्स यू कैन से दैट कि ट्राइबल रिवोल्ट जो है, इनिशियल ट्राइबल रिवोल्ट फ्यूल्ड फ्यूचर ट्राइबल रिवोल्ट। जो स्टार्टिंग में ट्राइबल रिवोल्ट हुए, वो फ्यूचर के ट्राइबल रिवोल्ट के लिए एक तरह से फ्यूलिंग का काम किया, उसको फ्यूल सप्लाई किया, उसको क्या किया, इंक्रीज करने का काम किया। ठीक है, अब एक एक करके बात करते हैं कौन कौन सा ट्राइबल रिवोल्ट हुआ है।
तो मेजर ट्राइबल रिवोल्ट, सबसे पहला ट्राइबल रिवोल्ट क्या है? सबसे पहला ट्राइबल रिवोल्ट की जब हम बात करें तो आपको देखने को मिलेगा कि तमाड़ रिवोल्ट हुआ है। क्या हुआ है? तमाड़ रिवोल्ट हुआ है। अब ये तमाड़ रिवोल्ट क्या है? आज भी जब आप झारखंड जाओगे तो झारखंड में छोटा नागपुर प्लेट का जो एरिया है, तो वहां पे एक रीजन ही है तमाड़ रीजन, है ना। मैं यहाँ पे गया हुआ हूँ, तमाड़ रीजन, और यहाँ की जो ट्राइबल्स हैं उनको हम उरांव ट्राइब के नाम से जानते हैं। किस ट्राइब के नाम से? उरांव ट्राइब के नाम से जानते हैं। और ये जो उरांव ट्राइब थे, तो जब ब्रिटिशर्स के द्वारा यहाँ पे लैंड रेवेन्यू सिस्टम को लाया गया, तो वो लैंड रेवेन्यू सिस्टम तो एक्सप्लॉइटेटिव है। क्यों? क्यों? पहली बात तो लैंड रेवेन्यू सिस्टम के माध्यम से जो ट्रेडिशनल लैंड सिस्टम है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। यानी लैंड पे जो ट्राइबल पीपल का ट्रेडिशनल राइट हुआ करता था, परंपरागत अधिकार हुआ करता था, वो ट्रेडिशनल राइट तो समाप्त कर दिए गए। एंड सेकंड देखने को मिलेगा कि जब हाई लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना स्टार्ट किया, तो जो ट्राइबल पीपल थे वो हाई रेट ऑफ लैंड रेवेन्यू पे नहीं कर सकते थे। तो वैसी स्थिति में प्रॉब्लम हुआ क्या? वैसी स्थिति में जब हाई रेट ऑफ लैंड रेवेन्यू से मांगा जा रहा था, तो वो उन्होंने क्या किया? लोन लिया। और किससे लोन लिया? तो उन्होंने लोन लिया, आप गौर करोगे तो लोन लिया किससे? उन्होंने लोन लिया श्रॉफ से, महाजन से। और लोन किस रेट पर मिल रहा था? उनको लोन मिल रहा था कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर उनको लोन ऑफर किया गया। अब लोन लगान को भरने के लिए, लैंड रेंट को भरने के लिए उन्होंने लोन लिया। अब इस लोन बहुत महंगा रेट पर मिला है और खेती से इतना कुछ प्राप्त हो नहीं पा रहा है, और प्राप्त भी हो रहा है तो एक बड़ा हिस्सा लगान के रूप में पे करना पड़ रहा है। तो फिर से लोन को चुकाने के लिए वो बार बार लोन ले रहा है, और इस प्रकार से डिप ट्रैप में फंस जा रहा है, एक वीसीएस साइकिल में फंस जा रहा है, और बाद में उसी श्रॉफ के द्वारा उसको उसके लैंड से डिस्प्लेस कर दिया जा रहा था। क्या किया जा रहा था? डिस्प्लेस कर दिया जा रहा था। तो उरांव ट्राइब, ट्राइबल पीपल बंगाली भाषा नहीं बोलते हैं, ट्राइबल पीपल की अपनी एक भाषा है। अभी आपने देखा होगा कि जयराम महतो, जो काफी एक बड़े अभी विधायक के तौर पर चुनाव जीत गए हैं, काफी चर्चा में वो रहते हैं, जयराम महतो, जिस प्रकार की वो पॉलिटिक्स को बढ़ावा दे रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि वो जिस भाषा को बोलते हैं ना, वो ट्राइबल की भाषा है, जो जिसमें मगही में भी थोड़ा सा और ठेठीपन देखने को मिलेगा, मगही में भी थोड़ा सा और देहातीपन देखने को मिलेगा। देहाती यहाँ पे नेगेटिव सेंस में नहीं है, देहाती का मतलब होता है रूरलाइजेशन, यानी कि ग्रामीण भाषा का उसमें और ज्यादा चीजें देखने को मिलता है। ठीक है। अच्छा, कोई स्टूडेंट मैसेज करता है मेरा नाम लेकर के, हे प्रभु, अब ऐसे स्टूडेंट को मैं क्या कर सकता हूँ बताओ? कैसे इसको रोका जाए? क्योंकि सोशल मीडिया का एक अलग ही प्रॉब्लम है। अब ऐसा कोई विद्यार्थी करता है भाई तो मत करो, इट्स नॉट अ गुड थिंग कि आप नाम मेरा लो और मैसेज किसी और को करो, तो बदनाम मुझे कर दोगे और मैं तो कुछ करूंगा ही नहीं। देखो यहाँ पे तो बाई द उरांव ट्राइब, ये भी ध्यान रखना है। सेकंड है, ये छोटा नागपुर का एरिया में देखने को मिलता है, और ये कब होता है? 1794 में। कब होता है? 1794 में रिवेलियन वाज सप्रेस्ड बाय द कंपनी, यानी इस रिवेलियन को कंपनी के द्वारा क्या किया गया? सप्रेस कर दिया गया। तो अगर मैं इस तमाड़ रिवोल्ट के रीजन की बात करूंगा, इसका रीजन क्या रहा था? इमीडिएट रीजन क्या रहा था? इमीडिएट रीजन क्या रहा था? तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, हाई लैंड रेंट, हाई लैंड रेवेन्यू, यानी लैंड रेवेन्यू कैसा था? हाई देखने को मिलता है। तो ये लोग भुगतान नहीं कर पा रहे थे और इसी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। ठीक है जी, ये पॉइंट क्लियर हुआ कि तमाड़ रिवोल्ट क्या था? तमाड़ एक छोटा सा रिवोल्ट देखने को मिलता है। देखो झारखंड में ना आपको बहुत सारा रिवोल्ट देखने को मिलेगा, मल्टीपल ट्राइब्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि झारखंड का जो क्रिएशन हुआ वो भी किस ग्राउंड पे क्रिएशन हुआ? वो भी ट्राइबल ग्राउंड पे क्रिएशन हुआ, और झारखंड वाज क्रिएटेड एज द ट्राइबल स्टेट इन इंडिया। किसके रूप में? ट्राइबल स्टेट इन इंडिया के तौर पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट रिवोल्ट है चेरो रिवेलियन। नेक्स्ट रिवोल्ट क्या है? चेरो रिवेलियन। और चेरो रिवोल्ट होता है, और ये कहाँ होता है? यहाँ पे 1800 में होता है। कब? 1800 एडी में ये चेरो रिवोल्ट होता है, और चेरो ट्राइब के द्वारा किया जाता है। तो सिंपल सी बात है कि चेरो रिवोल्ट चेरो ट्राइब ने किया। और यहाँ पे चूड़ामन राय, चूड़ामन राय जमींदार था। ये क्या था? चूड़ामन राय वाज द जमींदार, यानी कि वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश के रूप में काम करता था, और ये लोगों को नुकसान पहुंचाता था, ये लोगों को नुकसान पहुंचाता था। तो पलामू फोर्ट के राजा थे जयनाथ सिंह। पलामू फोर्ट के राजा कौन थे? जयनाथ सिंह। और ब्रिटिश ने क्या किया? ध्यान रखना, ब्रिटिश ने क्या किया? ब्रिटिश जयनाथ सिंह को रिप्लेस कर दिया। और जयनाथ सिंह कौन थे? जयनाथ सिंह जो थे वो पलामू फोर्ट के किंग थे, पलामू फोर्ट के राजा थे, है ना। बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन टिल इंडिपेंडेंस सब कुछ बिहार से शुरू हुआ है। हाँ, ट्राइबल रिवोल्ट पहली बार बिहार से शुरू होगा, क्योंकि इस रीजन में पूरा झारखंड बंगाल का रीजन है। वहां पे जैसे सबसे पहले एक रिवोल्ट होता है तिलका मांझी रिवोल्ट, मैं आपको थोड़ा यहाँ बता देता हूँ। एक और रिवोल्ट होता है तिलका मांझी रिवोल्ट। और ये आपको तिलका मांझी रिवोल्ट कहाँ देखने को मिलेगा? ये आपको जो तिलका मांझी रिवोल्ट है, इसके लीडर थे तिलका मांझी। लीडर कौन थे? तिलका मांझी। आज भी भागलपुर में तिलका मांझी यूनिवर्सिटी है। और ये रीजन क्या था? तो ये था भागलपुर राजमहल का एरिया, भागलपुर राजमहल एरिया, भागलपुर राजमहल एरिया देखने को। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो तिलका मांझी रिवोल्ट कौन सा रिवोल्ट है? तिलका मांझी रिवोल्ट है। तो ये आपको ध्यान रखना, तिलका मांझी रिवोल्ट के बारे में भागलपुर राजमहल एरिया के रीजन में हुआ था। तो ये वाला रीजन था, सबसे पहला रिवोल्ट तिलका मांझी ने किया था। उसके बाद आपका एक रिवोल्ट हुआ तमाड़ रिवोल्ट हुआ, तमाड़ के बाद चेरो रिवोल्ट हुआ। चेरो रिवोल्ट का कारण आप समझिए कि एक पलामू फोर्ट है, और पलामू आप जानते हो कि झारखंड में ही है पलामू। तो पलामू फोर्ट के राजा थे, वो राजा कौन थे? जयनाथ सिंह थे। कौन थे? जयनाथ सिंह थे, मांझी थे, नॉट मांझी, मांझी थे। तो पलामू फोर्ट के राजा कौन थे? जयनाथ सिंह थे। और मामला हुआ क्या कि ब्रिटिशर्स के द्वारा जयनाथ सिंह को
हटा दिया गया और गोपाल राय को राजा बना दिया गया, यानी जयनाथ सिंह के स्थान पर गोपाल राय को राजा बना दिया गया, क्योंकि जयनाथ सिंह जो था वो ट्राइबल्स के लिए काम करता था, क्योंकि ट्राइबल्स का किंग था, ट्राइबल का राजा था, तो वो ट्राइबल के फेवर में काम करता था। लेकिन गोपाल राय को राजा बना दिया गया उसके स्थान पर, और गोपाल राय ने भी यही किया कि वो भी चेरो रिवेलियन को ज्वाइन कर लिया। ब्रिटिशर्स ने गोपाल राय को इसलिए वहां पे सपोर्ट करके राजा बनाया ताकि गोपाल राय किसके लिए काम करे, ब्रिटिशर्स के लिए काम करे, लेकिन गोपाल राय भी चेरो रिवेलियन को ही ज्वाइन कर लिया, चेरो विद्रोहियों के साथ ज्वाइन हो गया। तब जब गोपाल राय भी चेरो विद्रोहियों को ज्वाइन कर लिया तो उसके स्थान पर चूड़ामन राय को अपॉइंट किया गया, और ये जो चूड़ामन राय है ये ब्रिटिशर्स के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर काम करता था, और वो एक्सप्लॉइटेटर के रूप में काम करने लगा, यानी किसानों को नुकसान पहुंचाता था, किसानों का शोषण करता था। तो वहां की जो जनता है वो बहुत ज्यादा नाराज हो गई, क्योंकि उनका एक्सप्लॉइटेशन बहुत ज्यादा किया जाने लगा। ये चूड़ामन राय जो है ये ब्रिटिश के ओर से शासन कर रहा था और ब्रिटिश की ओर से जनता का बहुत ज्यादा सप्रेशन करने लगा। तब 1800 में भूषण सिंह की लीडरशिप में चेरो पीपल ने रिवोल्ट कर दिया। तो चेरो रिवेलियन का लीडर कौन है? चेरो रिवेलियन का लीडर है भूषण सिंह। और चेरो रिवेलियन हो क्यों रहा है? तो चेरो रिवेलियन के पीछे रीजन है कि पलामू फोर्ट के राजा थे जयनाथ सिंह। जयनाथ सिंह को ब्रिटिशर्स ने रिप्लेस कर दिया विद गोपाल राय, यह सोचकर कि गोपाल राय ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर काम करेगा और ब्रिटिश के फेवर में काम करेगा, ब्रिटिश के बेनिफिट के लिए काम करेगा। बट हुआ ये कि गोपाल राय ने चेरो ट्राइबल्स को ज्वाइन कर लिया, और जब गोपाल राय चेरो ट्राइब्स को ज्वाइन कर लिया तो चेरो ट्राइब को ज्वाइन करने के बाद मामला क्या होगा? चेरो ट्राइब को ज्वाइन करने के बाद आप गौर करोगे कि वहां पे चूड़ामन राय को बनाया जाता, और चूड़ामन राय जो जमींदार था वो ब्रिटिश के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में काम कर रहा था। वहां ट्राइबल पीपल के जो ट्राइबल फार्मर्स थे उनका एक्सप्लॉइटेशन करना स्टार्ट कर दिया। तब 1800 में भूषण सिंह की लीडरशिप में 1800 में भूषण सिंह की लीडरशिप में चेरो ट्राइब ने रिवोल्ट कर दिया, लेकिन कर्नल जोन्स के द्वारा इस रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया गया और 1802 में भूषण सिंह को फांसी दे दिया जाता है। इसके बाद पूरा का पूरा रिवोल्ट क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि मेसियानिक देखने को मिलता है। कैसा देखने को मिलता है? मेसियानिक लीडरशिप देखने को मिलता है कि जो पहला व्यक्ति है, जो प्रभावी व्यक्ति है, वही यहाँ पे देखेगा, वही यहाँ पे दिखेगा। तमाम रिवोल्ट के कोई स्पेसिफिक लीडर नहीं थे, वो मल्टीपल लोग उसमें शामिल थे। तो यहां तक बात क्लियर हुई? यहां तक बताओ। ठीक है, हाँ, भोलानाथ सहाय के बारे में लिख सकते हो, बिल्कुल। आप भोलानाथ सहाय चाहो तो उनके बारे में लिख सकते हो कि भोलानाथ सहाय थे, बट ये आपसे नहीं पूछेगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप झारखंड जीएस के लिए प्रिपेयर करोगे ना तो वहां पे आप इसको पढ़ सकते हो। झारखंड जीएस के लिए पढ़ोगे तो अलग से पढ़ सकते हो। झारखंड जीएस में होगा क्या कि सभी रिवोल्ट के बारे में आपको अलग अलग से पढ़ना है, काफी डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो हमने देखा तमार रिवोल्ट के बारे में। तमार रिवोल्ट के बाद हमने बात किया किसके बारे में? चेरो रिवेलियन के बारे में। अब चेरो के बाद आता है हो रिवेलियन। अब इन सारे रिवोल्ट में आपको याद क्या क्या रखना है? इस सारे रिवोल्ट में आपको याद रखना है कि वो रिवोल्ट कब हुआ, रिवोल्ट का टाइमलाइन क्या था, और क्यों ये रिवोल्ट स्टार्ट हो रहा है। ये सारी बातें आपको क्या करनी है? ध्यान रखनी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लीडर ऑफ अ पर्टिकुलर रिवोल्ट वर कॉल्ड मसीहा। नहीं नहीं, पर्टिकुलर लीडर के नहीं, जो भी लीडर होता था रिवोल्ट का। देखो ट्राइबल पीपल क्या होते थे ना कि लीडर को मसीहा के दृष्टिकोण से देखते थे कि यही वो व्यक्ति है जो हमें इस सारे प्रॉब्लम से क्या करेगा? लिबरेट करेगा, यानी लिबरेटर के तौर पर देखा जाता था लीडर को, और उसी को मैसिहानिक अप्रोच करते हैं, मसीहा अप्रोच कहते हैं, है ना? उसे क्या कहते हैं? मसीहा अप्रोच के नाम से जानते हैं। ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, भगवान का दर्जा देते थे, बिल्कुल। तो उसी को ना मसीहा कहते हैं। मसीहा का मतलब क्या होता है कि एक उनको बहुत भगवान माना जा रहा है, इनकारनेशन ऑफ गॉड। बिल्कुल, जैसे आप देखिए मुंडा रिवेलियन के जो लीडर है जिनका नाम है बिरसा मुंडा, और बिरसा मुंडा को लोग क्या कहते थे? बिरसा मुंडा को लोग धरती आबा कहते थे। क्या कहते थे? धरती आबा कहते थे, ईश्वर पुत्र कहते थे। ऐसा क्यों कहते थे? क्योंकि इनमें बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि मानकर चलते थे कि कोई ईश्वर भेजेंगे, गॉड भेजेंगे, और वही व्यक्ति क्या करेगा? उनको निजात दिलवाएगा, उनको आजादी दिलवाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला रिवोल्ट आपने क्या देखा? सबसे पहला रिवोल्ट आपको याद रखना है तिलका मांझी के बारे में। ये 1784 में हुआ है, तिलका मांझी रिवोल्ट। उसके बाद 1789 में तमाड़ रिवोल्ट हुआ, जिसके लीडर भोलानाथ सहाय हैं, छोटा नागपुर एरिया में। उसके बाद हमने चेरो रिवेलियन की बात किया। चेरो रिवेलियन 1800 में हुआ है, भूषण सिंह की लीडरशिप में हुआ। किसको? भूषण सिंह की लीडरशिप में ये चेरो रिवेलियन हुआ था। इसकी लीडरशिप में, भूषण सिंह की लीडरशिप में चेरो रिवेलियन हुआ है। उसके बाद चेरो रिवेलियन के बाद आता है हो रिवेलियन। इसके बाद कौन सा आता है? हो रिवेलियन। और हो रिवेलियन 1820 से लेकर के 21 के बीच में हुआ है, और यहाँ पे एक तरह सिंहभूम जो डिस्ट्रिक्ट है आज झारखंड का, वहीं पे ये रिवोल्ट हुआ था। और रिवोल्ट किसके अगेंस्ट में हुआ था? ब्रिटिश के अगेंस्ट में। क्यों हुआ था? क्या रीजन था? सेम थिंग, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द ट्राइबल पीपल बाय द ब्रिटिश। और ब्रिटिश सामने से नहीं कर रहा था। ब्रिटिश क्या करता था कि वहां के जो कह सकते हो कि जमींदार होते थे, जमींदारों को सपोर्ट करता था। आपको एक बात ध्यान रखना है, बिहार, बंगाल और उड़ीसा के रीजन में ब्रिटिशर्स के द्वारा किस प्रकार के लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया? तो जमींदारी सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया। और जमींदारी सेटलमेंट में लैंड का अधिकार किसको मिल जाता था? जमींदार को मिल जाता था, लैंडलॉर्ड को मिल जाता था। और यानी कि जो फार्मर्स होते थे वो अपने ही लैंड पर टीनेंट हो जाते थे, और वो तब तक लैंड पर बने रहते थे जब तक वो लैंड रेवेन्यू पे करते थे। अगर वो लैंड रेवेन्यू देना बंद कर देते थे तो उनको लैंड से डिस्प्लेस कर दिया जाता था, लैंड से डिस्प्लेस कर दिया जाता था। तो ये जो जमींदार हैं, ये जो लैंडलॉर्ड हैं, ये किसके सपोर्ट से लैंडलॉर्ड बने हैं? तो ब्रिटिशर्स के सपोर्ट से लैंडलॉर्ड बने हैं, क्योंकि ये लैंड से रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम करते हैं, और 10/11 जो उसका शेयर है वो ब्रिटिश को जमा करवाते हैं, और 1/11 शेयर जो है वो अपने पास रखते हैं, है ना? 10/11 ब्रिटिश को जमा कराते हैं और 1/11 अपने पास रखते हैं। तो ब्रिटिश तो इन जमींदारों को सपोर्ट करता था, ब्रिटिश इन जमींदारों को हेल्प करता था। क्या करता था? ब्रिटिश इन जमींदारों को सपोर्ट करता था, इन जमींदारों को हेल्प करता था। तो आप यहाँ पे देखिए कि एक जमींदार था किंग ऑफ सिंहभूम, जिसका नाम था जगन्नाथ सिंह। सिंहभूम का राजा का नाम क्या था? जगन्नाथ सिंह राजा था। और हुआ क्या, ये जो किंग ऑफ जगन्नाथ सिंह है, इसने ब्रिटिशर्स का नुमाइंदा बन गया। पहले तो ये जनता का राजा था, लेकिन जब परमानेंट सेटलमेंट लाया गया तो ये किसका सपोर्टर बन गया? ये सपोर्टर बन गया ब्रिटिशर्स का, और ब्रिटिशर्स के हिसाब से काम करना स्टार्ट कर दिया।
तो जनता के अधिकार तो कर्टेल होने लगे ना, वहां के फार्मर्स का तो एक्सप्लॉइटेशन होने लगा, फार्मर्स का एक्सप्लॉइटेशन होने लगा, और इसी वजह से लोगों ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। लेकिन इसको मेजर रबसेज के द्वारा क्या कर दिया गया, दबा दिया गया। तो हो रिवेलियन लोगों ने, विद्रोहियों ने किया, किसके अगेंस्ट में, किंग जगन्नाथ के अगेंस्ट में जनता ने विद्रोह किया और इस जनता को सप्रेस कर दिया गया। तो सिंपल सा आपको याद रखना कि हो रिवेलियन कब हुआ था, 1820-1821 में हो रिवेलियन हुआ था। हाँ, एक तरह से कह सकते हो कि लैंडलॉर्ड होते थे वो भी एक ब्रिटिशर्स की तरह एक्ट करते थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स के बिहाफ पर ही वो काम कर रहे थे, जिसका काम था लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना और अपने एरिया में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। यानी जमींदार अपने एरिया में किसके रूप में, तो वो पुलिस के तौर पर भी काम करते थे। किसके रूप में काम करते थे, पुलिस के रूप में भी काम करते थे। ठीक है। अरे सारे रिवोल्ट के लीडर को नहीं याद रखना है, नो नीड टू रिमेंबर लीडर ऑफ ऑल द रिवेलियन, बस ईयर पता होना चाहिए, क्योंकि आपको पीटी पूछेगा ईयर के बारे में, कब हुआ, 1820-1821 में हुआ है। नेक्स्ट है कोल रिवेलियन। नेक्स्ट क्या है, कोल रिवेलियन, कोल विद्रोह की बात करते हैं। और कोल विद्रोह की जब हम बात करते हैं तो ये 1831 से 32 तक कोल रिवेलियन हुआ है। कब से कब तक, 1831 से 32 तक। और ये पहला है ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट, तो ब्रिटिशर्स के द्वारा किया गया पहला ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट, ये देखने को ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में किया गया फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट है कौन, कोल रिवेलियन। तो सबसे पहला कौन हो रहा है, सबसे पहला हो रहा है तिलका मांझी। और तिलका मांझी कब हुआ, तो तिलका मांझी आप देखोगे तो वो आपको पता चलेगा तिलका मांझी रिवोलियन के बारे में कब हुआ। तो फर्स्ट पता चलेगा 1784 में हुआ। 1794 में तमार रिवोलियन हुआ उरांव ट्राइब के द्वारा, जिसके लीडर भोलानाथ सहाय थे। उसके बाद आपने देखा कि कोल रिवेलियन हुआ, कौन सा जिसको कहते हैं हम लोग चेरो रिवेलियन हुआ भूषण सिंह की लीडरशिप में। उसके बाद हो रिवेलियन हुआ 1820-1821 में, और उसके बाद कोल रिवेलियन हुआ 1831-1832 में। एक बात ध्यान रखना कि जैसे मैंने पहले वाला रिवोल्ट की चर्चा किया, अब ये रिवोल्ट पहली बार तो 1820-1821 में स्टार्ट हुआ पहली बार, तब उसको मेजर रफसेज के द्वारा सप्रेस कर दिया जाता है। लेकिन आगे चल करके ये रिवोल्ट फिर से मतलब तेजी पकड़ने लगता है, तब उसको कैप्टन विल्किंसन के द्वारा सप्रेस कर दिया जाता है। क्योंकि रिवोल्ट क्या होते थे ना कि इसकी आग समय समय पर पकड़ती रहती थी, ये अपने लोकल एरिया में रिवोल्ट होता रहता था, इसका कोई लार्ज टेरिटोरियल एक्सपेंशन नहीं देखने को मिलता है। ये बहुत ही कन्फाइंड एरिया में, ये बहुत ही छोटे से एरिया में इसका रिवोल्ट का एक्सपेंशन देखने को मिलता है। बहुत बड़ा एरिया में रिवोल्ट नहीं होता था, छोटे एरिया में रिवोल्ट होते थे। क्योंकि आपने नेचर में देखा ना, आपने नेचर और लिमिटेशन में क्या देखा, ये लिमिटेड एक्सपेंशन है रिवोल्ट का, ये छोटे से एरिया में ही कन्फाइंड रहता था। कोल रिवेलियन की बात करें तो ये पहला ट्राइबल रिवोल्ट है जो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में स्टार्ट किया गया है। किस फॉर्म में, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में इस रिवोल्ट को स्टार्ट किया गया था। और इसका किस एरिया क्या है, तो छोटा नागपुर, पलामू, सिंहभूम और हजारीबाग, ये पूरा का पूरा झारखंड का एरिया है। लीडरशिप किनका था, तो सुरगा और सिगराय का, सुरगा और सिगराय का लीडरशिप रहा है। मेन लीडर थे बुद्धू भगत। अब इस रिवोल्ट का रीजन क्या रहा, तो अगर आप कोल रिवेलियन की बात करोगे, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर आप कोल रिवेलियन की बात करोगे, कोल रिवेलियन या कोल रिवोल्ट, कोल रिवेलियन या कोल रिवोल्ट की अगर आप चर्चा करते हो तो इसका स्पेसिफिक रीजन क्या है। इसका जो स्पेसिफिक रीजन रहा, तो एक रीजन तो हाई लैंड रेवेन्यू है ही, हाई लैंड रेवेन्यू है ही। लेकिन इसके अलावा जो रीजन बना वो बना कि जो इमीडिएट काउज बना, इमीडिएट काउज बना, इमीडिएट कॉज। तो इमीडिएट कॉज क्या था, इमीडिएट कॉज की जब बात करते हैं, तत्कालिक कारण की बात करते हैं, तो वो था मिसबिहेवियर विथ फीमेल ऑफ कोल ट्राइब। तो कोल ट्राइब की महिलाओं के साथ मिसबिहेव किया जा रहा था। जैसे बुद्धो भगत की पत्नी का रेप कर दिया गया, बुद्धो भगत की पत्नी का क्या कर दिया गया, रेप कर दिया गया। सुरगा और सिगराय की भी पत्नी का रेप कर दिया गया था। तो इससे ये बहुत ज्यादा नाराज थे, इससे ज्यादा क्या थे, बहुत ज्यादा नाराज थे। और इनकी नाराजगी बहुत ज्यादा थी, इनकी क्या थी, नाराजगी बहुत ज्यादा थी। और इसकी वजह से ये अचानक से रिवोल्ट स्टार्ट कर देते हैं। देखो बहुत सारा प्रॉब्लम तो कई समय से चला रहा था, और प्रॉब्लम वही प्रॉब्लम रहेगा जो आपने रीजन पढ़ा। जैसे इनके फॉरेस्ट राइट पर अधिकार नहीं थे, फॉरेस्ट राइट को कर्टेल कर दिया गया था, हाई लैंड रेवेन्यू की वजह से इनको सेपरेशन झेलना पड़ रहा था, इनका रिलीजन चेंज करवाया जा रहा था, प्रोपेगेशन ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज भी देखने को मिल रही है। लेकिन इसके अलावा जो सबसे मेन रीजन जो देखने को मिल रहा है, जो इमीडिएट काउज के तौर पर इमर्ज होकर के आया, वो आया मिसबिहेवियर विद द ट्राइबल फीमेल्स। ट्राइबल वीमेन के साथ क्या किया जा रहा था, इसकी वजह से इन्होंने क्या किया, कोल लोगों ने, जिसका नाम था सुरगा सिगराय और बुद्धो भगत, इन्होंने विद्रोह कर दिया। इसके बाद आता है नेक्स्ट रिवोल्ट क्या है, नेक्स्ट रिवोल्ट है भूमिज रिवोल्ट। अगला रिवोल्ट क्या है, भूमिज रिवोल्ट। ये भूमिज रिवोल्ट 1832-1833 में होता है। और मेन रीजन क्या था, एक्सप्लॉइटेशन अंडर ब्रिटिश रूल, ब्रिटिशर्स के द्वारा जो एक्सप्लॉइटेशन किया जा रहा था वही रीजन देखने को मिलता है। इसके लीडर थे गंगा नारायण, और गंगा नारायण के द्वारा ये रिवोल्ट किया गया। एरिया सिंहभूम और बीरभूम, झारखंड वाला इलाका, क्योंकि वो ट्राइबल वाला एरिया है, और वहीं पे देखने को मिलता है, वहीं पे देखने को मिलता है। ठीक है, भूमिज रिवेलियन समझ में आया। भूमिज रिवेलियन क्या था, मैं एक पूरा चार्ट पेपर बना दूंगा सारे रिवोल्ट पढ़ाने के बाद, उसका ईयर के साथ आपको लीनियर करके बना दूंगा ताकि आपको याद रह जाए। बिगिनिंग 1832 में भूमिज रिवोल्ट का स्टार्ट होता है। इसके बाद आते हैं सरदारी मूवमेंट के बारे में। ये क्या था, सरदारी मूवमेंट में इसको जमीन के लिए लड़ाई कहते हैं, मुल्कियत या मिल्की बैटल के नाम से जानते हैं। देखो इसको मिल्कियत या मुल्कियत कहते हैं। अब इसका एक शब्द समझना कि मुल्कियत और मिल्कियत क्या होता है। मुल्कियत और मिल्कियत, तो जब हम बात मुल्कियत और मिल्कियत की करते हैं, मतलब जमीन के लिए लड़ाई होती है। क्या होती है, जमीन के लिए लड़ाई होती है। क्योंकि जब इनके ध्यान रखना है, जब इनके जो लैंड है उसको सिख किसानों को दिया जा रहा था, किसी और को दिया जा रहा था जमीन, तो स्वाभाविक है कि इनका जमीन तो जा रहा है, तो ये तो नाराज हो ही जाएंगे, अरे यार मेरा जमीन तो क्या हो जाएगा, मेरा जमीन तो चला जाएगा। तो बस अपनी जमीन को बचाने के लिए ये क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। क्या करते हैं, अपनी जमीन को बचाने के लिए ये मूवमेंट यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि जमीन जो है वो बहुत महत्व रखता है, जमीन क्या है, बहुत ज्यादा महत्व रखता था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और सरदारी मूवमेंट की अगर बात किया जाए तो ये एक बहुत ही पीसफुल तरीके से मूवमेंट किया गया। अपने लैंड को प्राप्त करने के लिए अधिकार था, यानी सरदारी मूवमेंट जो था बैटल फॉर मदरलैंड,
और इसकी चर्चा मुंडा में किया गया है। कहा जाता है कि बिरसा मुंडा इससे जुड़े रहे हैं। बिरसा मुंडा की भूमिका इस सरदारी मूवमेंट में भी देखने को मिलती है और यही आगे चलकर के बिरसा मुंडा जो लीड करेंगे वो किसके लिए लीड करेंगे, वो मुंडा रिवेलियन को लीड करेंगे। तो यहाँ पे सरदारी मूवमेंट को आप देखोगे, ये मुल्कियत की लड़ाई है, मिल्कियत की लड़ाई है और ये शांतिपूर्वक तरीके से ये अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, आगे चलकर के ये जो मूवमेंट करने वाले लोग हैं वो बिरसा मुंडा मूवमेंट को ज्वाइन कर लेंगे, तो इसलिए इसके भी जो लीडर माने जाते हैं वो बिरसा मुंडा माने जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पे सरदारी मूवमेंट क्यों कहा जाता है, तो एक वर्ड आता है सरदार। तो जो ट्राइबल में सरदार का कॉन्सेप्ट चलता था, आपने बहुत सारी मूवी में देखा होगा, बॉलीवुड के सिनेमा में, कि सरदार की बेटी सरदार खुश हुआ, है ना। तो ये तमाम सारी बातें जो आती हैं, तो सरदार होते थे वो जो ट्राइबल के लीडर होते थे, वो ट्राइबल क्या होते थे, लीडर होते थे। और इनके द्वारा क्या किया गया, इनके द्वारा काम किया जाता था। तो 1858-95 में देखोगे ये जमीन की लड़ाई हुआ और इसकी चर्चा मुंडा पुस्तक में किया है एसी रॉय के द्वारा। तो ये क्लियर है कि सरदारी मूवमेंट क्या था। इसके बाद आता है खरवार मूवमेंट। खरवार मूवमेंट, और यहां से क्वेश्चन भी पूछा है, ये खरवार मूवमेंट क्या है, 1874 में ये नॉन वायलेंट स्ट्रगल रहा है, यानी कि अहिंसक तरीके से मूवमेंट हुआ है। नॉन वायलेंट स्ट्रगल देखने को मिलता है अगेंस्ट द ब्रिटिश पावर वाज द खरवार मूवमेंट। और ये किससे इंस्पायर्ड है, संथाल रेवेलियन से। देखो दो रेवेलियन जो मेंस में पूछता है, एक संथाल और एक जो है हमारा मुंडा, इन दोनों को हम थोड़ा डिटेल से जानेंगे, इन दोनों के सभी कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे क्योंकि हमें मेंस में लिखना भी है। बाकी जितने भी रिवोल्ट हैं ये प्रीलिम्स ओरिएंटेड है, यहां से क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में ही पूछेगा, बस मेंस में सवाल नहीं पूछेगा। So one of the non-violent struggle against the British power was the खरवार मूवमेंट। और ये संथाल मूवमेंट से था। इसके लीडर थे भागीरथ मांझी। इसके लीडर कौन थे, भागीरथ मांझी। और भागीरथ मांझी की बात देखा जाए तो उनको बाबा के नाम से जाना जाता था। ये बड़े फेमस थे खरवार मूवमेंट में। और खरवार मूवमेंट का पर्पस क्या था, तो पर्पस तो वही सेम चीज रहेगा कि ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन से अपने आप को फ्री करना, सोशल और रिलीजियस प्यूरिफिकेशन करना। क्या करना, सोशल एंड रिलीजियस प्यूरिफिकेशन करना। देखो इनिशियली सरदारी मूवमेंट में कोई वायलेंस देखने को नहीं मिलता है, बट आगे चल करके जब वो मुंडा रिवेलियन से अटैच्ड हो जाएगा तो वायलेंस देखने को मिलता है। अब वो क्या देखने को मिलता है, वायलेंस देखने को वहां पे मिलता है। तो यहाँ पे जो सवाल बीपीसी पूछता है पहला कि खरवार के सपोर्टर क्या कहलाए, खरवार के सपोर्टर सफाहोर कहलाए और खरवार के विरोधी बाबाजिया कहलाए। खरवार के सपोर्टर सफाहोर कहलाए और खरवार के जो विरोधी थे वो बाबाजिया कहलाए। वो क्या कहलाए, बाबाजिया कहलाए। नहीं देखो मूवमेंट तो पहले मैंने आपको बता दिया कि वो सफल तो हो ही नहीं सकता था। पहली बात तो कि वो बहुत ही लोकल एरिया में कन्फाइंड है, लिमिटेड एक्सपेंशन है, वायलेंट होता था। और कोई भी मूवमेंट अगर वायलेंट होगा तो ब्रिटिशर्स इजीली उनको क्या करता था, फोर्स यूज करके सप्रेस कर दिया जाता था। तो सबसे पहले खरवार में जो आते हैं वो भागीरथ मांझी आते हैं। कौन आते हैं सबसे पहले, भागीरथ मांझी आते हैं। उसके बाद आगे चल करके इसमें मूवमेंट में दुविधा गोसाई ने 1881 में इसको संभाला, लेकिन जब दुविधा गोसाई को अरेस्ट कर लिया जाता है तो ये मूवमेंट समाप्त हो जाएगा। तो ये कई बार मूवमेंट स्टार्ट हो रहा है, दो बार मूवमेंट स्टार्ट हो रहा है, जिस को बाबजिया मूवमेंट या सफाहोर मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं। इसको खरवार मूवमेंट के नाम से जानते हैं। कौन सा मूवमेंट, खरवार मूवमेंट। नेक्स्ट है संथाल रेवेलियन। देखो संथाल एक रीजन है, कहां पे संथाल रीजन है, तो संथाल जो रीजन है वो रीजन है आपका, आज भी ये फेमस है, संथाल परगना कहते हैं, संथाल परगना का रीजन है। तो संथाल परगना में ये रिवोल्ट हुआ और इस संथाल परगना को हम लोग दामन एक कोह रीजन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, दामन एक कोह रीजन के नाम से जानते हैं। और दामन एक कोह रीजन जो है आज के डेट में भागलपुर से जो राजमहल का इलाका है, इस पूरे इलाके को क्या कहते थे, दामन एक कोह के नाम से जानते हैं। इसके चार इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं, सीधो, कान्हो, चांद और भैरव। ये चारों के चारों भाई थे। जहां सीधो और कान्हो को पकड़ करके ब्रिटिशर्स ने फांसी दे दिया और चांद और भैरव को पुलिस की बुलेट से मृत्यु हो गई थी, पुलिस के बुलेट से लगने से जान चली गई थी। यह मूवमेंट 1855 में स्टार्ट हुआ, लेकिन 1856 में इस मूवमेंट को सप्रेस कर दिया गया। तब ब्रिटिश अंडर द लीडरशिप ऑफ मेजर वरो क्रश दिस रेवेलियन, इसने रिवोल्ट को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। तो सिंपल सी बात याद रखना है कि द संथाल मूवमेंट was started in the region of दामन एक कोह रीजन एंड द मेन लीडर was the सीधो, कान्हो, चांद एंड भैरव। 1855 में मूवमेंट स्टार्ट हुआ और 1856 में इस मूवमेंट को क्या किया गया, सप्रेस कर दिया गया, मूवमेंट को दबा दिया गया। अब सवाल आता है कि सर मूवमेंट का रीजन क्या था, मूवमेंट के कारण क्या थे, आखिर ये मूवमेंट क्यों हुआ। तो आपने सारे मूवमेंट के रीजन पढ़े और जितने रीजन आपने पढ़े वो सारे रीजन किसके लिए काम करेंगे, संथाल रेवेलियन। और इसको हूल रेवेलियन के नाम से भी जानते हैं। जो हूल विद्रोह है वो भी किसको कहा जाता है, संथाल रेवेलियन को जाना जाता है। तो ये चारों के चारों कौन थे, भाई थे। जहां चांद और भैरव की डेथ पुलिस की बुलेट से हो गई, जबकि सीधो और कान्हो को फांसी की सजा दे दिया गया था। इवन कि सीधो और कान्हो की जो वर्क है उसकी प्रशंसा रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने पुस्तकों में किया है। ये दोनों भाई ने काफी फेमस मेन रोल प्ले किया था। तो अब हम समझ लेते हैं इस रिवोल्ट के रीजन को, थोड़ा समझ लेते हैं ताकि हमें एग्जाम में लिखना भी है कि कैसे हम लिखेंगे। मैं आपको कुछ क्वेश्चन भी करा दूंगा ताकि आपको चीजें आसान हो जाए। तो संथाल रीजन कहां पे है, संथाल एक ट्राइब है जो कि दामन एक कोह रीजन में रहता था। और दामन एक कोह रीजन को हम लोग भागलपुर से राजमहल का जो इलाका है इसको दामन एक कोह रीजन जानते हैं। और इनके जो फेमस देवता थे वो सिंह बोगा थे। इनके फेमस देवता कौन थे, सिंह बोगा थे। और इनकी अपनी ही एक ट्राइबल पॉलिटी हुआ करती थी जिसको परहा पंचायत कहा करते थे। और परहा पंचायत के द्वारा ये रूल किए जाते थे। इनका अपना पृष्ठ सिस्टम था, अपना पुजारी सिस्टम था, यानी कि ये अपने आप में एक तरह से रन होते थे, एडमिनिस्ट्रेट होते थे। लेकिन जब ब्रिटिशर्स के द्वारा क्या किया गया, जब ब्रिटिशर्स के द्वारा इस एरिया में क्या इंट्रोड्यूस किया गया, जब ब्रिटिशर्स के द्वारा इस एरिया में इंट्रोड्यूस किया गया लैंड रेवेन्यू को सिस्टम को, तो इनकी सारी चीजें चेंज करती हैं। जैसे सबसे पहले तो आप देखोगे इंट्रोडक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू सिस्टम, इंट्रोडक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू सिस्टम। और लैंड रेवेन्यू सिस्टम में क्या लाया गया, परमानेंट सेटलमेंट लाया गया। क्या लाया गया, परमानेंट सेटलमेंट, जिसको हम लोग जमींदारी बंदोबस्त कहते हैं। जमींदारी बंदोबस्त के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, जमींदारी बंदोबस्त के नाम से जानते हैं, परमानेंट सेटलमेंट के नाम से जानते हैं। तो इस परमानेंट सेटलमेंट का प्रभाव क्या रहा, पहली बात इस परमानेंट सेटलमेंट में जो लैंडलॉर्ड थे वो क्या बन गए, लैंडलॉर्ड बन गए, जिनको हम लोग कहते हैं एक्सप्लॉइटेटर। यानी लैंडलॉर्ड ने हाई रेट पर लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना स्टार्ट किया। तो उस लैंड रेवेन्यू को पे करने के लिए ये श्रॉफ से लोन लिया करते थे। और जब श्रॉफ से लोन लेंगे तो इनका डिपेंडेंसी किस पे बढ़ता चला गया, श्रॉफ पे बढ़ता चला गया। और एक समय के बाद क्या हुआ कि श्रॉफ ने इनको जमीन से बेदखल कर दिया। क्या कर दिया, जमीन से बेदखल कर दिया, पहला चीज है। दूसरा हमें देखने को क्या मिला कि जो
क्रिश्चियन मिशनरी थे, क्रिश्चियन मिशनरी के द्वारा इनका रिलीजन चेंज करवाया जा रहा था, इनका जो अपना रिलीजियस सिस्टम था, जो इथनिक आइडेंटिटी था, जो रिलीजियस आइडेंटिटी था, उसमें कौन इंटरफेयर कर रहा था? उसमें ये क्रिश्चियन मिशनरीज इंटरफेयर कर रहे थे। और क्रिश्चियन मिशनरीज के द्वारा इनके पूरे के पूरे अपनी पहचान को बदली जा रही थी। मनी लेंडर ब्रिटिश ऑफिसर्स इनका शोषण करते थे, तो इनको दीकू कहा गया। ये जो आउटसाइडर्स हैं, इन आउटसाइडर को दीकू कहा गया और इनकी नाराजगी दीकों के खिलाफ थी। ये दीकों के खिलाफ विद्रोह करना चाहते थे। इसके अलावा क्या किया जाता था ना कि इन ट्राइबल पीपल से बेगारी करवाया जाता था। बेगारी का मतलब क्या होता है कि वर्क विदाउट पे। जब रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था, और रेलवे लाइन कहां से कहां बिछाया जा रहा था? रेलवे लाइन का कंस्ट्रक्शन भागलपुर से वर्धमान तक किया जा रहा था। भागलपुर से वर्धमान तक रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था। तो आप यहां पे देखोगे, ध्यान रखना, तब आप यहां पे देखोगे कि बेगार करवाया जा रहा था। बेगार क्यों? मतलब इनको बिना पैसे का काम करवाया जा रहा था। तो ये बहुत ज्यादा नाराज हो गए, इस बेगार की व्यवस्था से अलग होना चाहते थे, और यही इमीडिएट रीजन बन गया। ये जो बेगारी करवाया जा रहा था, ये इमीडिएट रीजन बन गया, और ये चार भाई चांद, भैरव, सिद्धो और कान्हो के लीडरशिप इन्होंने रिवोल्ट कर दिया। क्या कर दिया? इन्होंने रिवोल्ट कर दिया। अब आपको समझ में आया कि संथाल रिवेलियन का रीजन क्या है? पॉइंट क्लियर है? वैसे मैं स्टार्टिंग में आपको रीजन समझा चुका हूं, वही रीजन यहां भी लिखना है, अलग कोई रीजन नहीं लिखना है यहां पे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कल क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में मैं ना मेंस का क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा संथाल से और मुंडा से, जो लास्ट ईयर पूछे गए जिस प्रकार के क्वेश्चन, ताकि आपको आइडिया मिल सके कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है? तो क्या क्या रीजन था? तो पहला रीजन तो था लैंड रेवेन्यू, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टाइप ऑफ लैंड रेवेन्यू सिस्टम। और इसमें ये भी ध्यान रखना कि जब ये लैंड रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, तो इन ट्राइबल पीपल का जो अपना ओरिजिनल या ट्रेडिशनल लैंड राइट सिस्टम है, उस ट्रेडिशनल लैंड राइट सिस्टम को क्या कर दिया जा रहा है? बदल दिया जा रहा है। ट्रेडिशनल लैंड राइट सिस्टम को बदल दिया जा रहा है। तो इससे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है ना। आप यहां पे देखिए, ये जो परमानेंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम आया, इसमें लैंड ओनर कौन बन गया? लैंड ओनर जमींदार बन गया, लैंडलॉर्ड बन गया, जमींदार बन गया। और दूसरा, इसने डिस्ट्रॉय कर दिया, डिस्ट्रॉयड ट्रेडिशनल लैंड सिस्टम। तो जो परंपरागत भूमि प्रणाली थी उसको चेंज कर दिया। उसको क्या कर दिया? चेंज कर दिया। क्योंकि पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब क्या हुआ? चीजें बदल गई हैं, चीजें बदल गई हैं। इस रिवोल्ट का आउटकम क्या रहा? तो आउटकम तो सिंपल सी आपको पता ही है कि रिवोल्ट को तो सप्रेस कर दिया जाएगा, और सप्रेस करने के बाद एक संथाल परगना बना दिया गया। क्या बना दिया गया? संथाल परगना बना दिया गया। यहां पे एक टेनेंसी एक्ट भी पास किया गया, टेनेंसी एक्ट भी पास किया गया, और इस टेनेंसी एक्ट के माध्यम से लैंड रेवेन्यू सिस्टम को भी एक तरह से क्या कह सकते हो कि लैंड रेवेन्यू सिस्टम को भी पॉजिटिव बनाया गया। पॉजिटिव इन द सेंस ऑफ कि रेगुलेशन किया गया, यानी रेगुलेशन ऑफ लैंड रेवेन्यू सिस्टम। ये कि ट्राइबल पीपल को जमीन से डिस्प्लेस नहीं किया जाएगा। जो ट्राइबल पीपल हैं उनको जमीन से डिस्प्लेस नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। हाँ, जिसको कहते हैं सीएनटी एक्ट वगैरह आता है, तो ये सब एक्ट लाए जाते हैं। क्यों लाया जाता है? उस एक्ट का पर्पस ही यही होता है कि क्या किया जा सके, चीजों को पॉजिटिव किया जा सके। इसके बाद अगला रिवोल्ट है जिसको कहते हैं बिरसा मुंडा रिवोल्ट। तो बिरसा मुंडा रिवोल्ट का जो लीडर है वो रहे हैं मुंडा, बिरसा मुंडा। इसको हम लोग उलगुलान या ग्रेट रिवोल्ट के नाम से जानते हैं। ये ऑफ कोर्स ब्रिटिश पीपल जो थे वो क्रिश्चियंस थे, क्योंकि वहां पे क्रिश्चियनिटी प्रोपेगेट हो चुकी थी, और क्रिश्चियन जो क्रिश्चियन रिलीजन है उसी को वो प्रमोट कर रहे थे, है ना, क्रिश्चियन रिलीजन को ही वो प्रमोट कर रहे थे। तो बिरसा मुंडा रिवोल्ट क्या है? बिरसा मुंडा रिवोल्ट ये किस रीजन में हुआ? तो छोटा नागपुर के रीजन में हुआ। आज भी आप देखोगे छोटा नागपुर में, तो वहां पे सीएनटी एक्ट वगैरह लागू है कि जो वहां का लैंड है वो नॉन ट्राइबल पीपल को नहीं दिया जा सकता, नॉन ट्राइबल पीपल को नहीं दिया जा सकता है। लीडरशिप कौन था इस मूवमेंट का? इस मूवमेंट का लीडरशिप रहे बिरसा मुंडा। लीडरशिप कौन रहे? बिरसा मुंडा। और बिरसा मुंडा के द्वारा इस ट्राइबल मूवमेंट को ऑर्गेनाइज किया गया था। बिरसा मुंडा ने ही इस पूरे ट्राइबल मूवमेंट को ऑर्गेनाइज किया, और इसे उलगुलान या ग्रेट रेवेलियन के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने मुंडा लोगों से रिक्वेस्ट किया कि आप शराब छोड़ दीजिए, आप अपने गांव को साफ सुथरा रखिए, और जो सुपरस्टिशियस बिलीफ है उस सुपरस्टिशियस बिलीफ को मानना बंद कर दीजिए, तथा एक देवता में विश्वास कीजिए, जिनको कहा कि सिंह बोगा में बिलीव कीजिए। यानी जो मल्टीपल गॉड हैं, मल्टीपल गॉड को मानने की बात नहीं करता, कहता है कि आप एक गॉड में बिलीव कीजिए, एक ही ईश्वर को मानिए, आपको बहुत सारे ईश्वर को नहीं मानना है। तो बिरसा मुंडा की अगर मैं बात करूं, बिरसा मुंडा जो है, इनिशियली तो देखने को मिलता है कि इनको भी क्रिश्चियनिटी में प्रोपेगेट करवा दिया गया, लेकिन हाँ, इनको चीजें रियलाइज हुई, इनको कहा गया कि इनको सेल्फ रियलाइजेशन हुआ, और सेल्फ रियलाइजेशन के बाद जनता को कहा कि मुझे ईश्वर ने भेजा है तुम्हारे समस्याओं को ठीक करने के लिए, तुम्हारी समस्याओं को दूर करने के लिए। इन्होंने कहा कि आप लिकर छोड़ दीजिए, अपने गांव को साफ सुथरा रखिए, और विचक्राफ्ट को छोड़ दीजिए, और कहा कि एंड बिलीव इन मोनोथीजम, एंड बिलीव इन मोनोथीजम, जिसको कहते हैं कि एक देवता में विश्वास करना, सिंह बोगा को मानना। सिंह बोगा ट्राइबल गॉड हैं और उनको मानने की बात करता है। हालांकि अगर आप देखोगे तो सिंह बोगा आपको जो शिव हैं, गॉड शिवा हैं, उन्हीं के जुड़ाव देखने को मिलता है। यहाँ देखो, उनके जो अनुयायी होते थे उनको धरती आबा या ईश्वर पुत्र कह करके बुलाते थे। अब प्रॉब्लम क्या था? रीजन क्या था? तो ट्राइबल रिवोल्ट का रीजन तो वही रहेगा कि जो यहाँ पे क्या था ना, कि जो मुंडा क्षेत्र था वहां पे एक ट्रेडिशनल लैंड सिस्टम प्रैक्टिस में आती थी, उसको खुदकुट्टी व्यवस्था कहते थे। और खुदकुट्टी व्यवस्था के अंतर्गत लैंड पर पूरे कम्युनिटी का अधिकार माना जाता था, लैंड पर किसी पर्टिकुलर पर्सन का अधिकार नहीं होता था, पूरे के पूरे कम्युनिटी का लैंड पर अधिकार होता था। लेकिन जब ब्रिटिशर्स के द्वारा लैंड रेवेन्यू सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया, तो इनकी जो ट्रेडिशनल लैंड सिस्टम है, जिसको खुदकुट्टी सिस्टम कहते हैं, जो ज्वाइंट टेनर वाला सिस्टम था, ये ज्वाइंट टेनर वाला सिस्टम समाप्त हो गया। इसके अलावा हाँ, यस, कंबाइंड फार्मिंग सिस्टम, खुदकुट्टी सिस्टम इज व्हाट? कंबाइंड फार्मिंग सिस्टम। लोग एक ही जमीन पर सब मिलकर खेती करते थे और सबकी अपनी जरूरत पूरा होती थी, क्योंकि उस समय जो लैंड से प्रोडक्शन जो किया जाता था वो बाजार में बेचने के लिए नहीं किया जाता था। पर्पस होता था कि अपनी नीड को फुलफिल करना, इतना ही उत्पादन होता था। तो उत्पादन होता था, सब आपस में क्या करते थे? डिस्ट्रीब्यूट कर लेते थे। तो एक साथ मिलकर खेती करते थे। इसी को खुदकुट्टी सिस्टम के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? खुदकुट्टी सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो ये खुदकुट्टी सिस्टम वाला पूरा का पूरा सिस्टम देखने को मिलता है। बट अब आप देखिए यहाँ पे आप देखिए कि जो दूसरा प्रॉब्लम क्या रहा? दूसरा प्रॉब्लम रहा मिशनरीज एक्टिविटीज।
मिशनरीज के द्वारा इन भोले भाले जनजातियों का धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था, उनका रिलीजन चेंज करवाया जा रहा था, बार बार कंटिन्यूअसली उनका रिलीजन चेंज करवाता हुआ देखने को मिलेगा। तो जब ये बात कौन देखते हैं, जब ये बात बिरसा मुंडा देखते हैं, तो बिरसा मुंडा इसके अलावा आउटसाइडर भी थे। इसके अलावा कौन थे, आउटसाइडर भी थे, जिनको दीकू कहते हैं, मनी लेंडर थे। ये मुंडा के प्रॉपर्टी को हड़प रहे थे और मुंडा को वेजलेस लेबर में कन्वर्ट कर रहे थे, बेगारी भी करवाते थे। और वेजलेस लेबर का मतलब होता है बेगार श्रमिक, तो बेगार श्रमिक में कन्वर्ट करा रहे थे, उनकी जमीन पर कब्जा करके उनको एक तरह से अपना गुलाम बना ले रहे थे, अपना स्लेव बना ले रहे थे। तो जब बिरसा मुंडा पिक्चर में आते हैं, बिरसा मुंडा लोगों को आह्वान करते हैं, लोगों को रिक्वेस्ट करते हैं और बहुत सारे ट्राइबल्स को इकट्ठा करते हैं, सभी ट्राइबल को एक साथ लेकर आते हैं, कहते हैं कि हमें अपने अधिकारों के लिए खुद लड़ना होगा, हमें अधिकारों के लिए खुद लड़ना होगा। और वो कहते हैं कि उन्हें ईश्वर ने भेजा है आपकी समस्या से निदान करने के लिए। और सबको इकट्ठा करके वो क्या करेंगे, सबको इकट्ठा करके वो रिवोल्ट स्टार्ट कर देते हैं, सबको इकट्ठा करके वो रिवोल्ट स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले वो रिवोल्ट कब करेंगे, यहां पे कुछ बातें आपको मैं बताता हूं। पहली तो है बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा। और बिरसा मुंडा का जो जन्म हुआ था, इनका जन्म कब हुआ है, इनका जो वर्त हुआ था वो 15 नवंबर 1875 को हुआ था। 1875 को उलीहातू में, उलीहातू झारखंड, उलीहातू झारखंड इनका जन्म हुआ था। और इनकी जो डेथ होती है वो अगर मैं सही हूं तो 9 जून को हुई थी, 9 जून 1902 को रांची जेल में, ड्यू टू डायरिया, ड्यू टू डायरिया उनका क्या हुआ था, डेथ हो गया था। तो डायरिया की वजह से उनकी मृत्यु होती है। तो ये आपको ध्यान रखना, ये पीटी में पूछता है कि कब जन्म हुआ था, कब क्या हुआ था, डायरिया या कॉलरा। अब इसको ना देख लेना, पता नहीं डायरिया हुआ था या कॉलरा हुआ था। चलो मैं आप ही बात लिख देता हूँ कॉलरा, बट इसको एक बार जरूर देख लेना, तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बट फिर भी देख लेना कि कॉलरा हुआ था या डायरिया हुआ था। तो ये आपको ध्यान रखना है, 15 नवंबर 1875 को इनकी जन्म हुई थी बिरसा मुंडा की। अब देखो ये मूवमेंट कहां से होता है, कैसे मूवमेंट स्टार्ट होगा। तो जब हम मूवमेंट की बात करते हैं, मूवमेंट की बात करते हैं, तो सबसे पहले 1895 में मूवमेंट हुआ, 1895 मूवमेंट हुआ। लेकिन 1895 में जब बिरसा मुंडा ने मूवमेंट किया, व्हेन बिरसा मुंडा रिवोल्टेड, बिरसा मुंडा रिवोल्टेड, तो देन ही वाज अरेस्टेड बाय द ब्रिटिश, उनको ब्रिटिश के द्वारा क्या कर दिया गया, अरेस्ट कर लिया गया। हाँ, लेकिन आगे चल करके उनसे संकल्प लिया गया कि वो कोई विद्रोह नहीं करेंगे और उनको रिलीज कर दिया गया। उनको क्या किया गया, उनको रिलीज कर दिया गया। तो व्हेन बिरसा मुंडा रिवोल्टेड ही वाज अरेस्टेड, बाद में उनको रिलीज किया गया, रिलीज बाय द ब्रिटिश। ये संकल्प के साथ रिलीज किया गया कि आप कोई रिवोल्ट नहीं करेंगे। बट 1895 में वो सबको, 1899 में वो सबको जमा करते हैं और 25 दिसंबर का वक्त चुनते हैं। क्यों, क्योंकि 25 दिसंबर बड़ा दिन होता है, क्रिसमस डे होता है, और इस दिन सारे जो ईसाई होते थे वो चर्च जाते थे। तो इन्होंने तय किया कि हम चर्च पर हमला कर देंगे। हम कहाँ हमला कर देंगे, हम चर्च पर हमला कर देंगे और सबको यहीं पे एक ही बार में निपटा देंगे। हालांकि हुआ क्या कि विद्रोह काफी सारे क्षेत्र में फैला और कई सारे क्षेत्र में विद्रोह नहीं फैला, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन प्लान किए थे बिरसा मुंडा के द्वारा, वो ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरह से प्लान नहीं हो पाया और जो पर्पस था वो पर्पस पूरा नहीं हो पाया। बाद में इनको पकड़ लिया जाता है, इन्हीं के मित्र के धोखे से इनको पकड़ लिया जाता है और पकड़ करके इनको जेल में डाल दिया जाता है और फिर वही जेल में इनकी डेथ हो जाती है। तो इस मूवमेंट का सिग्निफिकेंस ये रहा कि जो ब्रिटिश पावर है, ब्रिटिश पावर के द्वारा लैंड रिकॉर्ड प्रिपेयर करवाया गया ताकि ट्राइबल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके, उनको सेफगार्ड किया जा सके। और यही एक्ट आता है छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट देखने को मिलता है। और क्यों लाया गया छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, इसलिए लाया गया ताकि दीकू लोगों को ट्राइबल लैंड से दूर रखा जा सके, यानी नॉन ट्राइबल पीपल को लैंड ट्रांसफर नहीं किया जा रहा था, क्योंकि इनका क्या हो रहा था, लैंड से डिस्प्लेसमेंट किया जा रहा था बाहरी लोगों के द्वारा, आउटसाइडर के द्वारा, दीकू के द्वारा, और उसी के अगेंस्ट ये बात देखने को मिलते हैं। और इसीलिए आप देखोगे कि दीकुओं के खिलाफ लैंड की सुरक्षा करने के लिए छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट को लाया गया था। ये मूवमेंट क्या दिखाता है, पहली बात तो अब तक जितने मूवमेंट हुए थे ट्राइबल मूवमेंट, उनमें से ये बहुत ज्यादा कंसोलिडेटेड मूवमेंट रहा है, उनमें से ये बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज मूवमेंट रहा है। क्या रहा है, ये ऑर्गेनाइज मूवमेंट रहा है। और इसका कारण आप देखोगे कि ब्रिटिश के अगेंस्ट में जो एंगरनेस है वो बहुत ज्यादा है। आगे चल करके ये जो मूवमेंट है, क्योंकि देखो ये मूवमेंट कब हुआ है, लगभग 1900 तक आ चुका है, तो इसका प्रभाव आगे चल करके फ्रीडम स्ट्रगल में भी देखने को मिलेगा, इसका प्रभाव फ्रीडम स्ट्रगल में देखने को मिलेगा, इसका प्रभाव। तो ये सिग्निफिकेंस था। एंड लास्ट मूवमेंट है ताना भगत मूवमेंट। जो लास्ट ट्राइबल मूवमेंट है वो कौन सा है, ताना भगत मूवमेंट। और ताना भगत मूवमेंट गांधी जी की जो सत्याग्रह की पॉलिसी है, गांधी जी की जो नॉन वायलेंट की पॉलिसी है, उसी पॉलिसी पर ये वेस्ट ताना भगत मूवमेंट था, जो 1914 से स्टार्ट हुआ और 1920 तक चला है। वैसे 1914 से 1918 तक भी देखने को मिलेगा, लेकिन ये ताना भगतों का जो कंट्रीब्यूशन रहा है वो गांधी जी के 1920 के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, 1930 के सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में, और इवन की जो 1940 में जब कांग्रेस का रामगढ़ सेशन होता है तो वहां भी ये ताना भगत लोग पहुंचते हैं। 1922 के गया सेशन में भी ये ताना भगत पहुंचते हैं। तो कांग्रेस से और गांधी जी से इस ताना भगतों का रिलेशन रहा है, ताना भगतों का जुड़ाव रहा है। तो ताना भगत मूवमेंट 1914 से लेकर के 1920 तक तो ये मूवमेंट रहा है। तो यहाँ पे कहा जाता है कि जो ओरांव ट्राइब है उनका इसमें जुड़ाव रहा था। ये जो ताना भगत हैं, ताना भगत एक ट्राइब है और ये ओरांव ट्राइब की एक शाखा है, ओरांव ट्राइब की एक ब्रांच है। इसके लीडर हैं जात्रा भगत। इसके लीडर कौन है, लीडर ऑफ ताना भगत मूवमेंट को जात्रा भगत लीडर थे। और जात्रा भगत को देखो ये क्या कहते हैं, जात्रा भगत कहते हैं कि वो ईश्वर के दूत हैं। वो क्या है, ये कहते हैं कि ईश्वर के वो दूत हैं। कॉल्ड हिमसेल्फ एज द मैसेंजर ऑफ गॉड, कॉल्ड हिमसेल्फ एज मैसेंजर ऑफ गॉड। तो अपने आप को क्या बताया, अपने आप को गॉड का मैसेंजर बताया, अपने आप को क्या बताया, गॉड का मैसेंजर बताया। ठीक है, अब यहां पे देखो इन्होंने लोगों को रिक्वेस्ट किया, रिक्वेस्टेड द पीपल टू फॉलो कुडुख रिलीजन। कौन सा रिलीजन, कुडुख रिलीजन फॉलो करने की बात किया। एंड जो कुडुख रिलीजन के गॉड हैं उनका नाम है धर्मेश। तो धर्मेश नामक देवता थे और कहा गया कि जो
है ना, धर्मेश देवता को कहा जाता है। तो ये बात कहा कि देखो आपको क्या करना चाहिए, हमें ईश्वर ने दर्शन दिया था, हमारे ईश्वर हमारे सपने में आए थे और ईश्वर ने आकर के हमसे कहा कि आपको सभी अपने लोगों के लिए लड़ना चाहिए, अपने लोगों के लिए काम करना चाहिए और आप लोगों को जोड़िए। ये बात किसने कहा, ये कहा यात्रा भगत ने कहा। किसने कहा, यात्रा भगत ने कहा। तो इस ताना भगत मूवमेंट के लीडर कौन है, इसके लीडर है यात्रा भगत। और यात्रा भगत जो है ये मूवमेंट मुंडा रिवेलियन से इंस्पायर्ड है और कहा जाता है कि बिरसा मुंडा रिवेलियन का एक्सटेंशन या एक्सपेंशन देखने को मिलता है। ये मल्टी फैसेटेड मूवमेंट है। मल्टी फैसेटेड का मतलब बहुआयामी। जैसे मूवमेंट स्टार्ट हुआ रिलीजियस मूवमेंट के तौर पर और इकोनॉमिक मूवमेंट के तौर पर, लेकिन आगे चलकर के पॉलिटिकल मूवमेंट बन गया। ये कांग्रेस से भी इसका जुड़ाव देखने को मिलता है। भारत की जो स्वतंत्रता संग्राम है, फ्रीडम स्ट्रगल है, उस फ्रीडम स्ट्रगल से भी इस मूवमेंट का रिलेशन देखने को मिलता है, जुड़ाव देखने को मिलता। अब सवाल आता है कि इस मूवमेंट का पर्पस क्या था। तो पहला पर्पस था सोशल एंड रिलीजियस प्यूरिफिकेशन और दूसरा पर्पस था कि बेगारी को समाप्त करना, क्योंकि जो ट्राइबल पीपल से बेगारी करवाया जा रहा था उस बेगारी को ये समाप्त करना चाहते थे, उस बेजलेस लेबर को ये समाप्त करना चाहते थे और एक तरह से ट्राइबल पीपल की डिग्निटी को मेंटेन करना चाहते थे। ट्राइबल पीपल की जो अपनी पॉजिटिविटी है, जो अपनी उनकी अच्छी इमेज थी, उसको ये मेंटेन करना चाहते थे। मेन रीजन क्या था, तो एक तो एट्रोसिटीज ऑफ द लैंडलॉर्ड एडमिनिस्ट्रेशन एंड दीकू, यानी दीकुओं का अत्याचार था। जो ब्रिटिश थे वो लोगों को फोर्स कर रहे थे बेगार में, तो इनका था वही प्रोटेक्शन ऑफ रिलीजियस एंड सोशल आइडेंटिटी और सिक्योरिंग ह्यूमन राइट, यानी राइट टू प्रॉपर्टी एंड रिसोर्स। कि संसाधन हमारा है तो हम अपने ही संसाधन पर बेगारी क्यों करेंगे, बेजलेस लेबर के तौर पर काम क्यों करेंगे, हम ब्रिटिशर्स को हटा देंगे और अपना अधिकार इंश्योर कर लेंगे, अपनी राइट को इंश्योर कर लेंगे। ये बात ये कहते हैं ताना भगत मूवमेंट के लोग, यानी बेगारी व्यवस्था को ये समाप्त करना चाहते हैं। लैंड और अपने रिसोर्स पर अपने राइट को स्टैब्लिश करना चाहते हैं, जैसे फॉरेस्ट राइट पर, लैंड राइट पर, और अपनी रिलीजियस और सोशल आइडेंटिटी, यानी कि जो क्रिश्चियनिटी का प्रोपगेशन किया जा रहा था उसको समाप्त करना चाहते हैं। अपनी जो मूल पहचान है, जो अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी है, उस आइडेंटिटी को ये मेंटेन करना चाहते थे ताना भगत मूवमेंट के लोग। सिग्निफिकेंस क्या रहा, तो ये गांधी जी के मूवमेंट से इन्फ्लुएंस रहा है, गांधी जी के नॉन वायलेंस की पॉलिसी पर ये बेस्ट रहा है। और ताना भगत जैसा कि मैंने बताया कि कोई इंडिविजुअल नहीं था बल्कि ओरांव ट्राइब की एक शाखा था और ये कुडुक धर्म को मानते थे। किसको, कुडुक धर्म को मानते थे। ब्रिटिश फीमेल भी रूल करती थी। देखो ऐसा तो नहीं हमें जानकारी मिलता ब्रिटिश फीमेल का, मेल की ही जानकारी मिलती है। ठीक है, अब आखिरी दो तीन बात देख लेते हैं कि कांग्रेस के साथ इसका जुड़ाव क्या रहा है, किस किस पार्ट में कांग्रेस ने भाग लिया। तो मैंने आपको बताया कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में इसकी भूमिका रही, इवन की गया का जो सेशन रहा कांग्रेस का वो वहां भी ताना भगत ने पार्टिसिपेट किया, इवन की गांधी जी का जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है वहां भी भूमिका रही। और 1943 में 1940 में जब 53वां अधिवेशन रामगढ़ अधिवेशन होता है जिसकी चेयरमैनशिप मौलाना अबुल कलाम आजाद करते हैं, तो वहां देखने को मिलता है अरे फीमेल तो क्यों होती थी, तो वो ब्रिटेन में होती थी, इंडिया में फीमेल गवर्नर और फीमेल कमांडर नहीं होते थे। तो आपको ये ध्यान रखना कि ये कहां पे पार्टिसिपेट किया, नेशनल मूवमेंट में भी इसका पार्टिसिपेशन रहा है, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। सिद्धू भगत के लीडरशिप में नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट आपका है ताना भगत गया सेशन को अटेंड किए, नागपुर सेशन को अटेंड किए, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में भूमिका रही और यहाँ पे 400 रुपया गिफ्ट किए थे गांधी जी को। कब, महात्मा गांधी को रामगढ़ सेशन में, जो कि 19 में झारखंड में रामगढ़ सेशन हुआ था। तो ये उसकी भूमिका रही है। तो ये पूरा का पूरा हमारा क्या था, ट्राइबल रिवोल्ट का चैप्टर था। अब आपको क्या करना है, आज ट्राइबल रिवोल्ट को याद कर लेना है। तो नेक्स्ट डे मैं क्या पढ़ाने वाला हूं आपको ट्राइबल रिवोल्ट में, ध्यान देना। आपको क्या करना है कि सारे ट्राइबल रिवोल्ट को याद कर लेने हैं। क्यों, क्योंकि पीटी में आपको यहां सवाल पूछेगा, बट केवल पीटी से तो काम हमारा चलेगा नहीं, केवल पीटी से तो हमारा काम चलेगा नहीं। तो हम नेक्स्ट क्लास में क्या करने वाले हैं, पहला नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए एक चार्ट पेपर प्रिपेयर कर दूंगा ताकि आप ट्राइबल को याद कर सको। एक फ्लो चार्ट बना दूंगा, ठीक है, पहली चीज होगी फ्लो चार्ट बना दूंगा। एंड दूसरा मैं 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको, 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो बिल्कुल आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगा मेंस के लिए। मेंस के लिए जिसमें एक जो मैं आपको करवाऊंगा संथाल पे, तो आप सारी बातों को पढ़ के आइएगा, और दूसरा मुंडा पे। यही दोनों पूछता है एग्जामिनेशन में, तो मैं आपको यहाँ पे करवा दूंगा ताकि आपको जो जीएस पेपर 1 में ट्राइबल रिवोल्ट वाला चैप्टर है वो यहीं पे क्लियर हो जाएगा। दोबारा आपको अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जीएस पेपर 1 का आप सोच लो कि मैं आपको टोटल 3 क्वेश्चन प्रिपेयर करवाने वाला हूँ। 4 क्वेश्चन आपसे पूछता है जीएस पेपर 1 में, लेकिन 3 क्वेश्चन तो मैं ही क्लास में आपको प्रिपेयर करवा दूंगा जीएस पेपर 1 का। जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप। कल हम ये दोनों क्वेश्चन को यहाँ पे क्वेश्चन के साथ उसका तरीका क्या क्या लिख सकते हैं, क्या क्या पॉइंट ऐड कर सकते हैं, उसको हम यहाँ पे मेंशन करके आपको दिखाएंगे। अभी एक यूट्यूब पर सेशन भी आ रही है, अभी 11 बजे से सेशन आएगी ऑप्शनल को लेकर के, पॉलिटिकल साइंस का ऑप्शनल को लेकर के। तो आज क्या करना है, जाकर के बढ़िया से पढ़ लेना, इसलिए पढ़ लेना है, नहीं तो फिर मैं कल जब ये पार्ट करवाऊंगा तो फिर आपको नया नया लगेगा। ठीक है, एनसीईआरटी रीडिंग भी डालिए और साथ साथ एक शॉर्ट नोट्स बनाइए, क्योंकि अगर आप केवल रीडिंग कीजिएगा ना तो आप बहुत लंबे समय तक रिटेन नहीं कर पाइएगा, लेकिन अगर साथ साथ आप नोट्स बनाइएगा तो उसकी जो रिटेंशन है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, चलो तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और क्लास को कंटिन्यू करते हैं। कल छोटे छोटे कुछ और रिवोल्ट भी देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास मतलब ऑन मंडे को, क्योंकि कल तो आपकी संडे है। ऑप्शनल में कौन सा सब्जेक्ट लेना सही होगा, मैं सजेस्ट करूंगा ऑप्शनल के लिए कि आप हिस्ट्री ले लो या तो पॉलिटी ले लो, आप दोनों में से कोई भी चूज कर लो ना, या तो इकोनॉमी चूज कर लो या तो आप ज्योग्राफी चूज कर लो। जितना आपको जीएस पेपर में पढ़ाया जाता है उतने से आप ऑप्शनल क्वालिफाई कर जाओगे, अलग से कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, है ना। तो इन चारों ऑप्शन में से कोई भी चूज कर लो, आप आसानी से जितना जीएस पेपर में आपको पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि 4 आपके कोर सब्जेक्ट हैं, इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी और आपका इंडियन हिस्ट्री, तो इन चारों से आपका काम हो जाएगा। आंसर राइटिंग को लेकर के कल हम पूरा पढ़ने भी वाले, नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं, तो आपको आइडिया भी मिल जाएगा आंसर राइटिंग को लेकर के। ठीक है जी, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।